हाँ, पिछली क्लास में आपने वो किया था ना, क्या बोलते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, हाँ, डेलीगेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का लेजिस्लेशन, था। हाँ रूल सर। ऑफ हाँ लॉ, हाँ हाँ। सेपरेशन ऑफ पावर। ठीक है ना? चल। बस अभी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है। बस बच्चे आ गए हैं, एक मिनट। क्रिमिनोलॉजी और पेनोलॉजी आसान है। स्टेजेस ऑफ क्राइम, वाइट कॉलर क्राइम, ये सारे टॉपिक कवर अप करेंगे हम। बस ये एक मिनट। और बच्चे क्यों नहीं आ रहे बेटा? हर कीरत और वो सब आपकी बात नहीं है किसी से? नहीं सर, मेरी बात किसी से नहीं हुई है। मैं हम्म। मेरे ख्याल से ब- एक क्या नाम है आपने में अभी तो एक वो भी नहीं आते, उधर से नाम मैं भूल रहा हूँ। निकी भी नहीं भगवती। आता। हाँ, भगवती हाँ भी नहीं वही आती है। निकी। निकी है ना। तो नाम है उनका। नहीं, नुकी तो उधर से है ना सर, वो अलग वो एग्जाम में मिलता है। तो पिछले में तो उसमें फर्स्ट ईयर में उसी का सबसे हाईएस्ट था या सेकंड ईयर में भी था। तो वह हर कीरत वो ही भी तो है नहीं है। निकी। हाँ सर। हर कीरत ही तो किरत। है निकी निकी। हाँ, हरकिरत, 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 यस यस। हम्म। हाँ। अभी कहाँ आप उधर एक्सपर्ट एकेडमी से क्लास ले रहे हैं? हाँ मैं तो उधर ही लेता हूँ डेली। मैं अच्छा। छुट्टी थी ना ली मैंने आज सर, तक कभी। वो सर पिछले साल का क्वेश्चन वगैरह एक आधा भेजवाइए सर, जो पिछले साल आए थे, हम्म। थर्ड ईयर के। भिजवाता हूँ बेटा। अभी क्या वो गए नहीं ना सर, वही संजय की बुक लेने के लिए जैसे आपने कहा था, क्योंकि यमुना एक्सप्रेस वे में वैसे इतना फॉग चल रहा है। तो इस संडे है नहीं, कि इस जमुना संडे ले। एक्सप्रेस वे से क्यों जाएंगे सर? ये इधर मथुरा वाले हम्म। से जाए सीधे। ये जो रास्ता फरीदाबाद होके जाता है, ये नजदीक भी है और समझ जाओ। ठीक भी है, कोई बुरा नहीं है। समझ जाओ आपकी बात। कोई नहीं, मिल जाएगी, टेंशन मत लो आप, मैं बोल रहा हूँ डेली बेसिस पे। पिछली क्लास का आया था ना समझ में अच्छे से? हाँ सर, एक दिन का तो छूट गया था, लेकिन मैंने कुछ वीडियोज वगैरह देखे थे तो उससे रिकवर हो गया था। तो आप ये यूट्यूब पे देखते हो क्लासेस की नहीं देखते इधर? नहीं, और भी बहुत सारे लेक्चर वगैरह होते हैं, जैसे लॉ वाले का हम्म। होता है, और हम्म। अन अकेडमी का होता है। बहुत सारे लेक्चर होते हैं उसमें, तो वो भी देखने से थोड़ा फायदा मिल जाता है। हम्म। मतलब मेरा लेक्चर नहीं देखा आज तक अभी? नहीं, आपका तो खैर सुन ही रहे हैं, है ना सर। तो उसको करने सही से बात। क्या है कि रिकनेक्ट हो जाता है। हम्म। बस एक मिनट, स्टार्ट करते हैं, आ जाए ना फिर बच्चे। भगवती भी पहले क्लास लेते थे, फिर भगवती ने भी छोड़ दी क्लास। आपके पास एलएलबी थर्ड ईयर के आ गए थे ना, क्रिमिनोलॉजी और पेनोलॉजी के? है देवेंद्र, आपकी वॉइस नहीं आ रही बेटा। नहीं आया था सर हमारे पास वो। हम्म। मेरी वॉइस आ रही है आपके पास? हाँ हाँ आ रही है, रुको एक मिनट। हाँ, नहीं, वो क्रिमिनोलॉजी का मेरे पास वीडियो वो नहीं आया था, पीडीएफ नहीं आया सर। हम्म।
को आप चेक करो, अब आ गया। अभी तो लग रहा है कि आपने कुछ भेजा है। और 77 पेज है ना सर? हाँ जी, ये हाँ, ये आ गया सर। स्टार्ट करते हैं, बच्चे आते रहेंगे। ठीक है ना। तो देखो आप, बेसिकली हम क्या करेंगे इसमें, पिछले सेशन में बैग तो नहीं आई थी ना बेटा आपकी? किसी की थी नहीं वैसे सर, बैग? मेरा बैक नहीं आया था। और सीमा मैम का, उनका आया था बैग? सर वो तो टॉपर हैं। हम्म। तो बेसिकली देखो आप, हम प्रोबेशन है प्रोबेल पढ़ेंगे, ठीक है ना, क्रिमिनोलॉजी एंड पेनोलॉजी में। हमने एलएलबी फर्स्ट ईयर में क्या था आपका, लॉ ऑफ क्राइम, जिसे इंडियन पेनल कोड कहते थे। एलएलबी सेकेंड ईयर में हमने पढ़ा था क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। अब लास्ट में आता है आपका प्रोबेशन है प्रोबेल, मतलब क्रिमिनोलॉजी एंड पेनोलॉजी, सिंपल। इसमें बस एक पीडीएफ अलग है। क्या पीडीएफ अलग है? वाइट कॉलर क्राइम्स, ठीक है ना। इसके बाद आपका, एक मिनट ज्वाइन कर लूं मैं, सीमा जी आ गई। वॉइस आ रही है सीमा आपको? वॉइस आ रही है सीमा? आवाज नहीं आ रही बेटा कुछ। देवेंद्र आपको आ रही है वॉइस मेरी? हाँ सर, आ रही है सर। आ रही है सीमा, वॉइस आ रही है आपको मेरी? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। एक दो डिवाइस से कनेक्ट हो, एक को रिमूव कर दूं मैं? कर ही देता हूँ। आवाज गूंज तो नहीं है ना बेटा आपको सीमा? नो सर, नो सर। तो बेसिकली देखो, आज हम स्टार्ट करेंगे आपका क्रिमिनोलॉजी एंड पेनोलॉजी। ये नोट्स मिल गए थे ना आपको? ये ठीक है कौन ना। से वाला स्टार्ट कर रहे हैं सर आप? क्रिमिनोलॉजी एंड पेनोलॉजी, ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। ओके एलएलबी सर। थर्ड ईयर पूरा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पे ही बेस्ड है। जैसे हमने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर, टाइप्स ऑफ रिट्स, रेमेडीज अवेलेबल और रिट्स, आर्टिकल 32, आर्टिकल 226 पढ़ा था। सेम आपका क्या आता है, क्रिमिनोलॉजी एंड पेनोलॉजी, ठीक है ना। सो बेसिकली क्रिमिनोलॉजी में हम काफी सारे स्टेजेस ऑफ क्राइम के बारे में पढ़ेंगे। क्या व्हाइट कॉलर क्राइम होता है, क्या जेल की रिफॉर्म थी, ठीक है ना। इसके बाद कैपिटल पनिशमेंट क्या होती है, मुटिनी क्या होती है, क्राइम सिंडिकेट, पॉलिटिकल ग्राफ्स, ये सारी चीजें कवर अप करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। ठीक है देवेंद्र, सीमा स्टार्ट करें हम अब? यस सर। ठीक, देवेंद्र वॉइस आ रही है आपको? हाँ सर, आ रही है, स्टार्ट करिए। ठीक है बेटा, देखो आप। सो बेसिकली आपका क्रिमिनोलॉजी यूनिट 1 में आता है। यूनिट 1 में हम क्या पढ़ेंगे, क्राइम का कॉन्सेप्ट क्या क्या स्कूल थे, ठीक है ना। सो बेसिकली आपका जो यूनिट 4 यूनिट 5 है, ये पूरा का पूरा सेम है, ठीक है ना। पूरा बेयर एक्ट ही है आपका। क्रिमिनोलॉजी यूनिट 1 है और यूनिट 3 आपका ऑर्गेनाइज क्राइम है, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो आपका यूनिट 1 आता है क्रिमिनोलॉजी। क्रिमिनोलॉजी में हम क्या क्या पढ़ेंगे? क्राइम होता क्या है कि एक तरह का ऑफेंस चार्ज, जिसके ऊपर पेनल्टी या पनिशमेंट अप्लाई की जाती है, ठीक है। सो बेसिकली देखो आप, इसमें क्या क्या देखा है डिफरेंस बिटवीन सिन, गुनाह। सिन को क्या कहते हैं? सिन एक तरह का गुनाह है, और क्राइम। ये सिन और क्राइम को आप समझा सकते हैं देवेंद्र, क्या होता है, मतलब सिन का मतलब क्या होता है? सर सिन को तो जनरली जिसको आत्मा बोलती है कि ये पाप हो गया हमसे, जैसे हम्म। जैसे किसी का पहले खून कर देना एक
मैंने ईश्वर के दिए हुए चीज़ों को मार देना, एक तरीके से वो नहीं आत्मबोध होता है आत्मा से अंदर से कि हमने कोई अपराध कर दिया, पाप कर हुँ, दिया। हुँ। पाप जिसको बोलते हुँ, हैं हुँ। हिंदी में, वो सिन का मतलब शाब्दिक अर्थ तो वही होता है सर। और क्राइम तो मतलब अपराध आप कर रहे हैं जिसको आप जो अपराध हुँ, कर रहे हुँ। हैं तो ज़ाहिर-सी बात में उसमें आपकी पाप भी शामिल है। हुँ, हुँ, हुँ। सिन कहने का मतलब है जैसे भगवान की पूजा करनी चाहिए तो मैंने चप्पल पहन के पूजा कर ली या फिर जो खाना खा के पूजा की। सो बेसिकली वो सिन आ गया यानी कि गॉड की गॉड की इच्छा के वायलेशन में मैंने कोई क्राइम किया। सो बेसिकली क्राइम एक ऐसा एक्शन होता है जो लॉ के एंगेज है और इसका मतलब ये सिविल, ठीक है ना। सिन में सिविल और क्रिमिनल दोनों आ जाते हैं, ठीक है ना। क्राइम को आइडेंटिफाई किया जा सकता है गवर्नमेंट को, सिन आइडेंटिफाइड होता है गॉड से। क्राइम आपका हैपन होगा, सिन क्या होगा आफ्टर डेथ, लाइफ के बाद पनिशमेंट दी जा सकती है और इसमें डेथ के बाद पनिशमेंट होती है सिन का। क्राइम, हर क्राइम सिन है बट हर सिन क्राइम नहीं है। सिन एक सब्जेक्टिव टर्म है, वही क्राइम आपका कुछ ऐसा है जो कि एक सोशल कोड्स ऑफ कंट्री लगते हैं, ठीक है ना। इसके बाद देखो कोई नॉन बिलीवर है, एंटी सोशल एक्टिविटीज आपके सिन नहीं है बट फॉर बोथ बिलीवर और नॉन बिलीवर एंटर सोशल एक्टिविटीज आर क्राइम, ठीक है ना। अब इसमें देखो आप डिफरेंट स्टेजेस ऑफ क्राइम डेवलपमेंट, हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे आपका एसेंशियल पॉप, जैसे आपका हमने पढ़ा था, जैसे हमने कंपनी लॉ के टाइप्स में पढ़ा था, एक रॉयल चार्टेड कंपनी जो आपका किंग्समैन से चलता है, तो सेम आपका अर्ली स्टेज में बताया गया है कि अर्ली स्टेज में क्या क्या गुनाह होते थे। जैसे वाटर ओरिजिनल पर्सन को किसी रिवर में फेंक दिया किसी गुनाह को पकड़ने के बाद, या फिर पर्सन को किसी लोहे लोहे के रेड हॉट मेटल पे चढ़ाया गया। तो बेसिकली ये भी उसका क्या है, गिल्टी है कि उसने क्राइम किया हुआ। फिर इसके बाद देखो 12 से 13 सेंचुरी में क्या हुआ, क्राइम, बेसिकली कुछ एक्ट को क्राइम कहा गया, जैसे कि आपका किंग्स की प्रॉपर्टी को चुराना, मल्टीलेशन करना, ट्रीसन करना। 18 से 19 सेंचुरी में देखो ह्यूज चेंजेस लाए गए क्रिमिनल। सबसे पहले देखो आपका क्राइम काफी हद तक क्लोज रिलेटेड था सोशल पॉलिसी ऑफ गिवन सोसाइटी में, बट अगर सोसाइटी के लॉ में देखें तो कुछ सोसाइटी के मोरल बिलीफ एंड नॉर्म्स थे, ठीक है। फिर 20 सेंचुरी आपको पता ही चल गया, ई कॉमर्स क्राइम आ गया जिसे साइबर क्राइम्स कहते हैं, जिसमें आपका करप्शन, टेररिज्म एक न्यू कॉन्सेप्ट लाए गए क्राइम के टर्म्स। क्लियर है बेटा, चले आगे हम। बताओ बेटा देवेंद्र। यस सर, यस। हाँ सर, ठीक है चलिए ना। सर। तो बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑफ क्राइम में आपके 5 तरह के क्राइम कहे गए थे, लीगल क्राइम, पॉलिटिकल क्राइम, इकोनॉमिक, सोशल और अदर क्राइम। तो बेसिकली लीगल क्राइम में क्या था, जिसमें लीगल प्रोविजन अप्लाई होते थे, ठीक है ना। जैसे कोई थेफ्ट हो गया, आपके आईपीसी में हमने पढ़े थे एलएलबी फर्स्ट ईयर में, सेक्शन 300 के राउंड ऑफ में आते थे, ठीक है ना, यानी कि 302, 303, 304। सो बेसिकली थेफ्ट, रॉबरी, डकैती, रेप, हर्ट, राउटिंग, ये किस में आते थे, लीगल क्राइम में आते थे। फिर आया सेकंड पॉलिटिकल क्राइम। पॉलिटिकल क्राइम में क्या क्या चीजें आई देखो आप, ये क्लासिफिकेशन ऑफ क्राइम पर है। जब बेटा आपका एलएलबी थर्ड ईयर है, वो पूरा का पूरा एक तरह से हम कह सकते हैं कि आपका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, ठीक है ना। तो पॉलिटिकल क्राइम क्या थे, जो आपके मोटिवेटेड होंगे पॉलिटिकली या कमिटेड होंगे वायलेशन ऑफ इलेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है ना। इसके बाद देखो इकोनॉमिक रिफॉर्म में क्या क्या है, कॉलर क्राइम। ये कॉलर क्राइम क्या होता है, जैसे हम गवर्नमेंट के साथ कोई चोरी करते हैं, यानी कि टैक्स की इवेजन, टैक्स की चोरी करना, इवेजन करना, एक्सचेंज वायलेशन, स्मगलिंग, प्रोस्टिट्यूशन, गैम्बलिंग, फॉरेन एक्सचेंज वायलेशन, या कोई ऑफेंस कर रहे हैं किसी एमआरटी पे। या एमआरटी बेसिकली आपका कंपटीशन एक्ट से लिया गया, ठीक है ना। जो कंपटीशन एक्ट आया था 2002 से
पहले आपका एमआरटी अमेंडमेंट एक्ट 1991 लाया गया। इसके बाद देखो क्लासिफिकेशन ऑफ क्राइम में हमें बताया गया सोशल क्राइम। बेसिकली सोशल क्राइम में कोई चाइल्ड की मैरिज करा देना, डाउरी, ये सारे सोशल क्राइम है। अदर क्राइम्स में क्या आया, जैसे कि आपका कोई कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, ड्रग्स का हो गया, फूड अल्ट्रेशन एक्ट हो गया 1954, ठीक है ना। इसके बाद देखो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस अंडर इंडियन पेनल कोड। ये बेसिकली ऑफेंस किसके खिलाफ थे? पर्सन और प्रॉपर्टी के खिलाफ थे, ठीक है ना, अंगेज थे। इसके बाद देखो कुछ ऑफेंस थे तो जो पब्लिक ट्रांक्विलिटी ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट रिलेटेड टू डॉक्यूमेंट पब्लिक सर्वेंट या ऑफेंस अफेक्टिंग मेंटल ऑर्डर, ठीक है ना। तो बेसिकली बेटा एक बार सीमा बताएंगे, पब्लिक ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक ट्रांक्विलिटी क्या मतलब क्या है, तो फिर क्या कहना चाहता है? सर ट्रैंक्विलिटी तो पीस होता है ना, कि शांति बनाए रखने के लिए। आप बताएंगे देवेंद्र, करेक्ट है कि गलत है? नहीं, ठीक बोल रही है। पीस एंड ट्रैंक्विलिटी जो है, समाज में जो सौहार्दपूर्ण वातावरण है, शांतिपूर्ण व्यवस्था है, उसमें कोई गड़बड़ करना, उसी से रिलेटेड है। हाँ करेक्ट है बेटा। सो बेसिकली हमने देखो 5 क्लासिफिकेशन ऑफ क्राइम के बाद कुछ अदर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस के बारे में पढ़ा। यानी कि पहले हमने क्या पढ़ा? 5 क्राइम्स के बारे में पढ़ा। इसके पॉइंट्स को अच्छे से कवर अप कर लेना, एग्जाम में आता है। इसके बाद देखो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस अंडर इंडियन पेनल कोड पढ़ा, ठीक है ना। इसके बाद देखो फिर आता है एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। सो बेसिकली एलिमेंट्स ऑफ क्राइम के लिए हम इसको ही पढ़ेंगे। ये बेटा हमारा आईपीसी, कुछ याद आया बेटा आपको? एक्टेस रिया और मेंस रिया, देवेंद्र, सीमा, हमने आईपीसी में पढ़ा था एलएलबी फर्स्ट ईयर क्लासेस में। सर वो हाँ सर। क्रिमिनल इंटेंशन हाँ हाँ, और वेरी गुड। जी, हाँ हाँ, बोलो बेटा, थैंक बोलो यू। बोलो। क्रिमिनल माइंड ही नहीं जरूरी, क्रिमिनल इंटेंशन भी होना चाहिए। अगर गिल्टी इंटेंशन माइंड। नहीं है तो फिर वो बच जा हम्म, सकता है उसमें। करेक्ट है बेटा। हमारे साथ एलएलबी फर्स्ट ईयर में काफी बच्चे जुड़े थे जो अभी एलएलबी खैर कर चुके हैं, अब एलएलएम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना। सो बेसिकली एलिमेंट्स ऑफ क्राइम में आपकी 4 चीजें थी। सबसे पहला एक ह्यूमन बीइंग होना चाहिए, फिर आपका गिल्टी माइंड होना चाहिए। मेंस या मतलब गिल्टी माइंड हमने पढ़ा था। फिर एक्टेस रियस यानी कि इंटेंशन, इंटेंशन टू हार्म अदर। फिर फोर्थ हमने पढ़ा कोई इंजरी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो बेसिकली एलिमेंट्स ऑफ क्राइम में हमने ये सारी चीजों को कवर अप किया था। तो मैं इसको स्किप करता रहा हूं बेटा, आगे बताओ देवेंद्र। हाँ, कर बताओ सकते हैं बेटा, सर। ठीक है ना। ये वही है बेटा, आप पढ़ सकते हो इसे, कोई अलग चीज नहीं है, ठीक है ना। इसमें बस जो नई नई चीजें वो पढ़ते रहेंगे हम। जैसे सेक्शन 11 ऑफ इंडियन पेनल कोड क्या कहता था? पर्सन में कंपनी आता है, एसोसिएशन आता है, बॉडी ऑफ पर्सन आता है जो इनकॉर्पोरेट हुआ या फिर नहीं हुआ है। अब इसमें पर्सन में आर्टिफिशियल और जुडिशियल पर्सन भी आता है, ठीक है ना। मैंस रिया का लैटिन वर्ड था। लैटिन वर्ड क्या था? एक्टेस नॉन फेसिट रिटर्न rem nisi mens sit ria, which means the guilty intention and guilty act together constitute a crime। कहने का मतलब है गिल्टी इंटेंशन होनी चाहिए, यानी कि मेरी की एक इच्छा होनी चाहिए और एक एक्ट परफॉर्म होने चाहिए जो मुझे क्राइम प्रोवाइड करेगा। So basically, is it comes from the maxim that no person can be punished in a proceeding of criminal nature unless it can be showed that he had a guilty mind। यानी कि कोई भी पर्सन पनिश क्रिमिनल नेचर में तब तक नहीं किया जाएगा जब तक उसने कोई गिल्टी माइंड शो नहीं किया है। इसके बाद देखो मेंस रिया हमने पढ़ा था गिल्टी माइंड। एक्टस रियस क्या होता है? गिल्टी एक्ट या इंटेंशन टू हार्म अदर, ठीक है ना। सो बेसिकली इसमें देखो आप क्या आता है, बेसिकली एक प्रोफेसर केनी थे, ठीक है ना, उन्होंने एक वर्ड को यूज किया। ही वाज द फर्स्ट राइटर टू यूज द टर्म एक्टस रियस। तो एक्टस रियस किसने स्टार्ट किया था? इसको बेटा पढ़ लेना आप, ये जो आ रहे ना ऑथर के नेम। जैसे हमने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में पढ़ा था, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में क्या पढ़ा था हमने?
डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, डाइसी, तो ये सारी चीजें कवर अप कर लेना, ठीक है ना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी आपको, ठीक। सो बेसिकली देखो आप, एक्टर सीरीज किसने स्टार्ट किया था? प्रोफेसर कैनी ने स्टार्ट किया था, जो फर्स्ट राइटर थे, ठीक। उन्होंने क्या बोला कि ह्यूमन कंडक्ट में, मतलब सच रिजल्ट ऑफ ह्यूमन कंडक्ट एज अ लॉ सीक्स टू प्रिवेंट, अगर कोई ऐसा ह्यूमन का कंडक्ट होता है तो लॉ को उसको रोकना चाहिए, ठीक है ना। फिर लास्ट आता है आपका इंजरी। इंजरी आपका क्या है? स्टेजेस है, क्या है ये? एलिमेंट्स ऑफ क्राइम, ठीक है ना। सो इंजरी क्या कह रहा है? इंजरी यानी कि एक पर्सन या फिर बॉडी, पब्लिक एट लार्ज, पब्लिक या सोसाइटी एट लार्ज में कोई इंजरी हो रही है। बेसिकली इंजरी किस फॉर्म में होनी चाहिए? माइंड, बॉडी, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी। सो प्रॉपर्टी इनमें कोई भी हो रही है, सेक्शन 44 ऑफ आईपीसी 1860 हमने कवर अप किया था, ठीक है ना। इसके बाद देखो फिर आता है आपका कॉन्सेप्ट स्टेजेस ऑफ क्राइम। सो बेसिकली स्टेजेस ऑफ क्राइम में क्या क्या कवर अप करेंगे हम, देखो आप, स्टेजेस ऑफ क्राइम। स्टेजेस ऑफ क्राइम भी आपके 4 थे, ठीक है ना। हाँ देखो 4। ये एलएलबी फर्स्ट ईयर का ही थोड़ा सा टॉपिक कंबाइन है, तो उसको साथ साथ में कवर अप करते चलेंगे। सो बेसिकली स्टेजेस ऑफ क्राइम में देखो आप, स्टेजेस ऑफ क्राइम में अगर कोई पर्सन क्राइम वॉलेंट्री, जबरदस्ती ने, एक मर्जी के साथ कर रहा है, या फिर कोई उसने प्रिपरेशन कर रखी है डिफरेंट स्टेज को फुलफिल करने के बाद, तो जो सारे स्टेजेस का प्रोसीजर लिए जा रहे हैं क्राइम करने के लिए, उसको क्या बोला जाता है? स्टेजेस ऑफ क्राइम। सबसे पहला आता है इंटेंशन। इंटेंशन क्या है? एक पर्पस। इंटेंशन यानी कि मेरे दिमाग में आइडिया, अब उस आइडिया को मैं क्या करूंगा? प्रिपेयर करूंगा, साजिश सोचूंगा कि कैसे करना। साजिश करने के बाद एक अटेम्प्ट ट्राई करूंगा, अटेम्प्ट के बाद उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। तो करते हुए देखो आप, सबसे पहले स्टेजेस में देखो आप, स्टेजेस ऑफ क्राइम में आता है इंटेंशन। तो इंटेंशन क्या है? एक फर्स्ट स्टेज है किसी ऑफेंस को करने के लिए, इसको क्या बोलते हैं? मेंटल स्टेज बोला जाता है। सो बेसिकली कोई इंटेंशन है, डायरेक्शन ऑफ कंडक्ट का टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट चूजन, कंसीडरिंग द मोटिव, यानी कि मोटिव फुलफिल करने के ऑब्जेक्ट का यूज क्या है, तो बेसिकली आपका क्या होगा? इंटेंशन, ठीक है ना। वो आपका क्या होगा? इंटेंशन होगा। बेसिकली ऑफेंस को इंक्लूड नहीं करता है, ठीक है ना। फिर आता है प्रिपरेशन। वॉइस आ रही ना बेटा मेरी? सीमा देवेंद्र, आ रही सर। सीमा आपको आ रही वॉइस? आ रही है सर। तो बेसिकली प्रिपरेशन में देखो आप, प्रिपरेशन आपका सेकंड स्टेज है किसी भी क्राइम को करने के लिए। बेसिकली इसमें अरेंज की जाती है नेसेसरी थिंग्स का, थिंग जैसे कि आपको किसी का मर्डर करना है, तो मर्डर करने के लिए आपको पिस्तल की, नाइफ की जरूरत पड़ेगी। तो बेसिकली देखो, इसको एक एग्जांपल से समझाया, प्रिपरेशन हरदम पनिशेबल नहीं। मोस्ट ऑफ द केसेस में प्रोसिक्यूशन फेल हो जाता है, सबूत को ही मिटा दिया, तो मेरा एक ऐसे प्रिपरेशन में काउंट नहीं किया। एक एग्जांपल है कि एक फर्स्ट पार्टी, उसने पिस्तल को परचेज किया अपने पॉकेट में लोड करके, ठीक है ना, दूसरे पर्सन को मारने के लिए, और उससे कुछ भी पता नहीं है। तो बेसिकली फर्स्ट पर्सन ने अगर कोई ऑफेंस नहीं किया है और वो स्टेज है प्रिपरेशन में, तो उसमें देखो उसकी प्रोसिक्यूशन को इम्पॉसिबल कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने लोडेड पिस्तौल रखी हुई किलिंग बी को, यानी कि आपका एक प्रोसिक्यूशन नहीं माना जाएगा जब तक वो एक अटेम्प्ट नहीं कर देता है। कहने का मतलब है जब आपका अटेम्प्ट होगा तभी आपका प्रोसिक्यूशन कहलाया जाए, बिना अटेम्प्ट के प्रोसिक्यूशन कहलाया नहीं जाता। इसके बाद देखो प्रिपरेशन कब पनिशेबल होता है, कब पनिशेबल होता है? देखो आप, जैसे कि कोई वेजरिंग वॉर लगती है, ये वेजरिंग वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट कहना क्या चाहता है बेटा? आइडिया है किसी को? हाँ सर, ये सट्टा वट्टा लगाने वाला चीज से रिलेटेड ही है। हम्म वेजरिंग जैसे हम्म कोई शर्त होती है, ये चीज हो जाएगा तो ये हो जाएगा, फ्यूचर प्लान हम्म उसके ऊपर
जैसे तुम किसी को मार दोगे तो मैं तुमको इतने रुपए दे दूँगा या इस तरीके की कुछ प्लानिंग्स होती हैं। एक घटना दूस कंडीशन अगर फुलफिल होता है तो आगे काम होगा सर। करेक्ट है। सर वेजिंग अ हाँ वॉर तो ये नहीं होता कि कोई वॉर को फाइट करने के लिए वेजिंग अ वॉर तो वो होता है ना सर। बट वेजरिंग वॉर जो वेजरी देवेंद्र ने कहा। वेजरी इज डिफरेंट बट वेजिंग अ वॉर इज डिफरेंट ना सर। आप वही है सर बेटा, इसको सेम क्लियर ही कर ये दीजिए प्लीज। म्यूटिनी करने का प्लान बनता है वेजर वार अगेंस्ट द हाँ जी, गवर्नमेंट हाँ का। जी, हाँ म्यूटिनी के हाँ, लिए। म्यूटिनी। म्यूटिनी क्या हाँ प्लानिंग कर रहे हैं आप, क्या म्यूटिनी होता है करने का बेटा, सरकार के तख्ता पलट की प्लानिंग कर रहे हैं, वो सब भी आता है इसमें। हाँ म्यूटिनी जी। का कंडीशन मतलब क्या फुलफिल भी होता है एक है और देवेंद्र? एक ये वेजरिंग वार अगेंस्ट द कंट्री का मतलब ये होता है कि आप म्यूटिनी की तैयारी कर रहे हैं। म्यूटिनी का मतलब मतलब क्या होता है रिवॉल्ट कर रहे देवेंद्र? हैं ना, रिवॉल्ट हो गया ना जैसे। हाँ जी। म्यूटनी का मतलब होता है सर जिसको उर्दू में बलवा बोलते हैं, बलवा करना या क्या बोलते हैं, फौज में हमारे इस्तेमाल होता रिवोल्ट है म्यूटनी करना ना। मतलब। हाँ, रिवोल्ट करना एक अलग फौज हो को। गया। हाँ म्यूटनी मतलब आप साजिश करके जैसे तख्ता पलट करते हैं या प्रशासन के खिलाफ कोई कार्रवाई करना चाहते हैं। हाँ हाँ सही। 1857 वाले जो लड़ाई हुई थी उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है ना म्यूटनी का करार दिया था। हाँ मतलब खुद घर बैठा सिपाही चोर ऐसा कैसे होता है कि घर में बैठा चोर उसने एक वॉर करा दी, ऐसे कह सकते हैं हम? नहीं, वो उस सेंस में नहीं है। जैसे जैसे हम्म सेना का एक या मान लीजिए किसी सरकारी कर्मचारी की आस्था सरकार के प्रति होनी चाहिए। एज ए नेचुरल फेनोमेनन है, लेकिन वो सरकार के हम्म। अगेंस्ट में कार्रवाई कर दे रहा है और समूह में कर रहा है। मैं तो कई वही लोगों तो को मैंने एक भी ग्रुप बोला बेटा। बनाता है और उसमें सरकार के खिलाफ कार्रवाई करता है, दैट इज कॉल्ड म्यूटिनी। हाँ तो वही तो मैंने बोला ना, घर बैठा घुसपैठ वही है। बताओ आप वो है कि नहीं है? हाँ, वो कह भी सकते हैं कि घर में बैठ के प्लान करना, लेकिन एग्जीक्यूशन होता है ना सर, पकड़ जाते हैं। जैसे ये हम्म। फ्रीडम फाइटर्स के अगेंस्ट में यही लगाते थे, ब्रिटिशर्स यही लगाते थे, म्यूटनी उटनी या वेजरिंग हाँ वार वेरी वाला ही गुड। की सरकार के खिलाफ कार्रवाई हाँ चलेगी। हाँ करेक्ट है बेटा। तो बेसिकली देखो, प्रिपरेशन कब पनिशेबल होता है? जब कोई वेजिंग वॉर हो रहा है गवर्नमेंट के लिए, या फिर प्रिपरेशन किया गया है किसी पीस ऑफ गवर्नमेंट की डिप्रेडेशन, यानी कि उसके वॉर पीस ऑफ गवर्नमेंट को बेदखल करना है कि खराब करना, या कोई डकैती की जा रही है, कमिट टू डकैती की जा रही है, या फिर काउंटर फिट ऑफ कॉइन और गवर्नमेंट स्टैप, यानी कि कुछ गवर्नमेंट स्टैप या काउंट्स में दखल अंदाजी करने, यानी कि चोरी करना, काउंटर फिट नकली छपवाना, possessing counterfeit coin, false weight measurement and for document। पोजेस करना कोई कॉइन्स का फॉल्स वेट का या फिर फॉर डॉक्यूमेंट का। सो बेसिकली जो मेयर पोजीशन है क्राइम का, वो आपका क्राइम है इसमें चिकन, और ये आपका स्टेज ऑफ प्रिपरेशन में कहलाया जाता है। इसके बाद देखो ऑफेंस आता है। ऑफेंस का एक डायरेक्ट मूवमेंट है किसके लिए? टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ क्राइम। So basically, it is a direct movement towards the commission of crime. After the preparation is made, मतलब प्रिपरेशन मैंने बना दी, तो क्राइम करने के लिए डायरेक्ट मूवमेंट, उसको क्या बोलते हैं? अटेम्प्ट बोलते हैं। ठीक है। सो बेसिकली इसमें तीन एसेंशियल बोले गए अटेम्प्ट के। सबसे पहला एसेंशियल है एक गिल्टी इंटेंशन होनी चाहिए टू कमिट एन ऑफेंस, यानी कि गिल्टी इंटेंशन होनी चाहिए ऑफेंस को करने के लिए। सेकंड देखो, आप कुछ एक्ट डन किया गया टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ ऑफेंस, या फिर एक्ट कुछ शॉर्ट हो गया कंप्लीटेड ऑफेंस के जरिए, तो आपका अटेम्प्ट माना जाएगा। इसमें देखो अटेम्प्ट अटेम्प्ट कुछ इंडियन पेनल कोड में डील किए गए हैं, जैसे कि आपका ये सेक्शन 121 से लेके 460 तक, ये आपके अटेम्प्ट के ऑफेंस करे गए हैं। सेकंड कुछ अटेम्प्ट किए गए, देखो आप जो डील करते हैं सेपरेट या सेपरेट पनिशमेंट जो प्रोवाइड किया जाता है टू कमिट सच ऑफेंस फ्रॉम दोस ऑफ द ऑफेंस कमिटेड। ठीक है। इसमें देखो जैसे हमने पढ़े थे कुछ कल्पेबल होमोसाइड जिसमें ब्लड निकल जाता है, रॉबरी हो गया, मर्डर हो गया, फिर आपका अटेम्प्ट टू मर्डर हो गया। ठीक है ना।
अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी हो गया, अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड हो गया, ये सारे क्या है आपके अटेम्प्ट में आते हैं। फिर लास्ट स्टेप आता है बेटा अकम्प्लिशमेंट और कंप्लीशन। कंप्लीशन है कहने का मतलब है सबसे पहले देखो आप, मेरी इंटेंशन थी, मेरी प्रिपरेशन थी, प्रिपरेशन के बाद मैंने अटेम्प्ट किया, फिर लास्ट में बेटा मेरा क्या है कंप्लीशन। तो कंप्लीशन क्या है आपका एक लास्ट स्टेज है, द कंप्लीशन ऑफ ऑफेंस है। कंप्लीशन ऑफ ऑफेंस कहने का मतलब है जैसे ए ने फायर किया बी के ऊपर विद द इंटेंशन टू किल हिम, इफ बी डाइज तो ए को गिल्टी माना जाएगा ऑफेंस ऑफ मर्डर के लिए। अगर बी इंजर्ड हुआ तो इस केस में अटेम्प्ट टू मर्डर का केस उसके ऊपर लागू हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी, यहां तक क्लियर है बेटा। स्टेजेस एंड एलिमेंट्स ऑफ क्राइम, इजी टॉपिक था, हमने एलएलबी फर्स्ट ईयर में कवर अप कर ही रखा है, यस सर। ठीक है ना। अब देखो स्कूल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी, सो बेसिकली क्या क्या डिफरेंट स्कूल करे गए थे। जैसे हिंदू लॉ में हमने सोर्स पढ़े थे, कुछ मुस्लिम लॉ में पढ़े थे, सेम आपका कुछ क्राइम के स्कूल है जो कि थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट में आते हैं। सबसे पहले देखो क्लासिकल स्कूल। सो बेसिकली क्लासिकल स्कूल कब इंट्रोड्यूस किया गया था आपका 18th सेंचुरी में, ठीक है ना। और इसका एक फिलोसफी यूट्रियन फिलोसफी में था। बेसिकली देखेंगे हम जो कैस्प्री, देखो आप बेसिकली इसमें ऑथर ऑफ ओन क्राइम्स एंड पनिशमेंट के जो ऑथर थे आपके, उन्होंने इसके बारे में थ्योरी को इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है ना। सो डिफरेंट स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी में ये कुछ डिफरेंट स्कूल है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, इनके प्रोफेसर के नाम। अगर आप नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं तो नोट्स में ये जो ऑथर के नेम है उसको मेंशन करें, आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो क्लासिकल स्कूल। क्लासिकल स्कूल आपका डेवलप किया गया था 18th सेंचुरी के मिड में। इसके ऑथर कौन थे? कैसरिया बेकारिया। कैसरिया बेकारिया ऑथर ऑफ ओन क्राइम एंड पनिशमेंट, इन्होंने एक बुक पब्लिश की थी। ये इन्वेंशन कौन था? फोनाफिटिकन जेरमी पैंथनम, ठीक है ना। अदर क्लासिकल स्कूल फिलोसफर ने से आर्ग्यू किया था कि पीपल, अब देखो इसकी थ्योरीज क्या क्या दी गई थी, इसके रिजल्ट्स क्या क्या दिए गए थे क्लासिकल स्कूल में। सबसे पहले पीपल हैव फ्री विल हैव टू चूज हाउ टू एक्ट, कि मतलब पीपल फ्री है, वो कुछ भी अपनी पसंद से चूज कर सकता है। इसके बाद देखो सेकंड है डेटरनेस इज बेस्ड अपॉन द नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग हैज hedonist who seeks pleasure and avoid pain। कहने का मतलब है जैसे कि हमारा क्लासिकल स्कूल में एक पर्सन है फ्री कि अपनी इच्छा के अनुसार चूज कर सकता है। दूसरा उसके पास एक प्लेजर है, कोई पेन बियर नहीं करेगा, ठीक है ना। ही इग्नोर द पॉसिबिलिटी ऑफ इरेशनल, मतलब इरेगुलरिटी एंड अनकॉन्शियसनेस डिराइव्स एज मोटिवेटर, वो इग्नोर करेगा पॉसिबिलिटी आपकी इरेगुलरिटीज की। पनिशमेंट देखो आप, पनिशमेंट डिटर करेगा पीपल को फ्रॉम क्राइम्स और कॉज से, ठीक है ना। द मोस्ट स्ट्रिक्ट एंड सर्टेन पनिशमेंट द मोस्ट इफेक्टिविटी डिटरमाइनिंग द क्रिमिनल बिहेवियर। जितना जितना ज्यादा पनिशमेंट उतना ज्यादा अच्छा क्रिमिनल बिहेवियर आएगा, ठीक है। इसके बाद देखो दूसरा आया पॉजिटिविटी स्कूल, ठीक है ना। यहां तक डाउट है बेटा किसी को? सीमा देवेंद्र कोई डाउट है? नो सर। सीमा डाउट, देवेंद्र कोई डाउट है बेटा आपको इसमें? नहीं सर, चलिए सर। ये थोड़ा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है बेटा, बोरियत सी आएगी पर करना तो ही हमें, ठीक है ना। इसके बाद देखो पॉजिटिविटी स्कूल, बेसिकली स्कूल प्रिज्यूम्स करता था या एज्यूम करता था आपका क्रिमिनल बिहेवियर कॉज हुआ किसी इंटरनल या फिर एक्सटर्नल फैक्टर आउटसाइड द इंडिविजुअल कंट्रोल। सो बेसिकली स्टडी ह्यूमन बिहेवियर के बारे में था, ठीक है ना। इसमें पॉजिटिव्स को तीन ब्रोकन स्टेटमेंट में कहा गया था। सबसे पहले बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल पॉजिटिव्स, ठीक है ना। फिर थर्ड आपका इटालियन स्कूल। इटालियन स्कूल के ऑथर का नेम आपको नोट्स में लिख लेना है, किस ईयर तक थे वो भी लिख लेना है। जैसे कैसिया
राम बोर्सो, लोम बोर्सो बेसिकली एक इटालियन सोशलिस्ट वर्किंग थे जो लेट 19th सेंचुरी में इन्होंने एक थ्योरी दी जिनको एक फादर ऑफ क्रिमिनोलॉजी कहा गया। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस एग्जाम में कि हु इज नोन एज द हु वाज नोन एज द फादर ऑफ क्रिमिनोलॉजी। सो बेसिकली जो आपका सब्जेक्ट आप कर रहे हैं क्रिमिनोलॉजी एंड पेनोलॉजी, उसमें आपको पता होना चाहिए कैसरिया लोम्बरोसो ये बेसिकली क्या है, फादर ऑफ क्रिमिनोलॉजी इसको कहा गया था, ठीक है ना। तो बेसिकली जो ये ऑथर थे इन्होंने एक साइंटिफिक अप्रोच इंसिस्ट किया था एविडेंस फॉर स्टडिंग द क्राइम, यानी कि स्टडिंग द क्राइम के बारे में बताया था, ठीक है ना। इसके बाद देखो क्रिमिनोलॉजी के बारे में डिफरेंट स्टेजेस एलिमेंट्स जितना भी हमारा हमने आईपीसी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ या क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में पढ़ा था वो सारी की सारी बातें कहाँ आई थी आपके इटालियन स्कूल में फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया गया था। इसके बाद देखो आप फिर इस अप्रोच को और थोड़ा एनहांस किया गया किसने, चार्ल्स डार्विन की थ्योरी के द्वारा। इस थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन हैज बीन सस्पेंडेड, यानी कि इसके बाद इसका स्टूडेंट देखो हेनरिको फेरी स्टूडेंट ऑफ कैसेरिया believed that social as well as biological factors play a role. Criminals should not be held responsible when the factor causing their criminality. यानी कि क्रिमिनल को रिस्पॉन्सिबल ठीक है ना। इस सीमा देवेंद्र यहाँ तक डाउट है बेटा, आगे चले हम। सर आवाज तो बंद हो गई थी आपकी। हाँ हाँ मैंने बंद की थी बेटा, कोई अच्छा बात अच्छा, नहीं ओके ओके, आगे चलिए सर, हाँ, ठीक है। ठीक है ना। सो बेसिकली देखो आप हमने इटालियन स्कूल के बारे में पढ़ा, ऑथर ऑफ क्रिमिनोलॉजी किसको बोलते थे, कैसेरिया लोम्बरोसो के बारे में पढ़ा था, ठीक है ना। ठीक, इसके बाद ये चार्ल्स डार्विन थ्योरी से काफी इंस्पायर था। इसके एक स्टूडेंट ने हेनरिको फेरी ने क्या बोला कि हरदम क्रिमिनल को रिस्पॉन्सिबल नहीं पाया जाएगा क्योंकि वो कई कई बार अपने बियॉन्ड ऑफ कंट्रोल कुछ काम कर गए, ठीक है ना। सो बेसिकली इसमें क्रिमिनोलॉजिस्ट को रिजेक्टेड किया था लोम्बरोसो बायोलॉजिकल थ्योरीज ने विद कंट्रोल ग्रुप नॉट यूजिंग इन स्टडी। इसके बाद क्या है बेटा, सोशियोलॉजिकल पॉजिटिव्स आया। इसमें देखो एक ऑथर थे कौन, एडल्फी एडल्फी क्विटलिक क्विटलिट मेड यूज ऑफ डाटा, उसने एक डाटा का यूज किया, ठीक है ना।
उसने क्या बताया, देखो आप, एक प्रॉब्लम सोशल क्वेश्चंस पॉवर्टी को सॉर्ट आउट करने के लिए, ठीक है ना। उसको एक क्राइम एज एन इनएविटेबल एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी विद अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ और डिफरेंस अमंग पीपल पाया गया, ठीक है ना। इसके बाद देखो चिकागो स्कूल। सो बेसिकली ये स्कूल है किसके, क्रिमिनोलॉजी के, ठीक है। चिकागो स्कूल एक सोशलिस्ट है जिसने अडॉप्ट किया एक सोशो इकोलॉजिकल अप्रोच को टू स्टडी द सोसाइटीज and suggests, yes sir, provides that urban neighborhoods with high level of poverty often experience breakdown in social structure, ठीक है ना, institutions such as family and school. So basically इसमें अदर रिसर्चर थे, उन्होंने क्या सोल्यूशन प्रोवाइड किया, एक एडिट सोशल साइकोलॉजिकल लिंक। उन्होंने सजेस्ट किया कि पीपल लर्न करें क्रिमिनल बिहेवियर फ्रॉम एल्डर मोर एक्सपीरियंस क्रिमिनल्स विद whom they may associate, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सीमा देवेंद्र, आगे चले। हाँ बेटा, हमने स्कूल कवर अप कर लिया, पहले हमने एलिमेंट्स कवर अप किए क्रिमिनोलॉजी के, फिर हमने स्टेजेस कवर अप किया, अब हमने स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी कवर अप किया। कोई डाउट है बेटा, बताएंगे आप? ठीक है सर। देवेंद्र कोई डाउट है? नहीं सर, चलिए सर। ठीक है ना। इसके बाद देखो कास्ट क्वालिफिकेशन ऑफ क्राइम। तो बेसिकली इसमें भी थ्योरी के बारे में बताया गया है, ठीक है ना। ये एक बार बेटा सुनो, इसमें पता अभी, ठीक है ना। ये थ्योरी के बारे में क्या बताया गया है, जैसे मैं एक डायग्राम से दिखाना चाहूंगा, ये जो आपको डायग्राम से दिख रहा है कि क्रिमिनल के बारे में बताया गया था, उनकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बताया गया था, उनके हाइट, स्मॉल हेड बट लार्ज फेस, फ्लैशी लिप्स, अपर लिप्स, हेड में कोई बम्प है, बैक ऑफ द हेड, अराउंड ईयर, साइज, टीथ। सो बेसिकली इसमें क्रिमिनल के बारे में बताया गया था। ये जो तो आपको जो डायग्राम में दिख रहे हैं, ये थोड़े क्रिमिनल के बारे में बताया गया था, ठीक है ना, जो बॉर्न क्रिमिनल होते हैं, ठीक। तो ये बेसिकली आपका किस में आया था, इसको क्या बोला गया था, फादर ऑफ क्रिमिनोलॉजी, किसको, कैसरिया लॉम्बर्सो को, ठीक है ना, एक फिजिशियन था जिसने रोट किया था क्रिमिनल मैन के ड्यूरिंग ऑटोस्पी। और ऑटोस्पी के क्या होता है बेटा, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ऑटोस्पी, किसी को आइडिया है सीमा एटॉप्सी, देवेंद्र? ये एटॉप्सी एक वो तरह का ऑटोप्सी, लेबोरेटिकल चेंज, ये चेकिंग है हाँ। सर। एटॉप्सी, एटॉप्सी क्या होता है ना, वो जो जो लैब में टेस्ट होने पोस्टमार्टम वाला है करते कुछ, हैं। वेरी गुड एटॉप्सी भी वेरी करते हैं और फ्लश का कुछ टुकड़ा निकाल के कुछ दिन तक उसको फ्रिज में रखते हैं, फ्रीजिंग टेम्परेचर में। गुड। उसके फिर स्लाइड्स काटते हैं और उसके बाद उसमें बहुत सारी चीजों को तलाशा जाता है, उसमें वो एटॉप्सी होती है सर। ठीक है ना। सो बेसिकली देखो आप, मैं अभी ये जो टॉपिक है इसमें हम इसको थोड़ा ऊपर से पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। आप इसको खुद से भी देख सकते हो। सो बेसिकली इसमें ही बिगेन विद बेसिक अजम्पशन ऑफ बायोलॉजिकल नेचर ऑफ ह्यूमन कैरेक्टर एंड बिहेवियर। सबसे पहले उसे क्रिमिनल में कन्विंस करना, फिर उसे मॉडिफाई करना, फिर क्लेम करना कि वो बॉर्न हुआ है क्रिमिनल की नहीं हुआ है। उसमें भी कुछ चांसेस होते थे, 40% प्रॉब्ली लेस, कि अबाउट 1/3 ऑफ टोटल क्रिमिनल पॉपुलेशन से चेक करना। ऑब्जेक्टिव रखना, स्टैटिस्टिकल पॉजिटिव इन सेंस ऑफ, पॉजिटिव होने चाहिए आपके सेंस में, ठीक है। इसके बाद देखो आप, कुछ बॉर्न क्रिमिनल डिस्टिंक्ट होते हैं आपके फिजिकल स्टिग्मेटिक, सच एज, ये इन्होंने समझा रखा है, जैसे किसी का लार्ज जॉज हो गया, नोजिस, फ्लैसी लिप, हार्ड शिफ्टी आईज, insensitivity to pain, long arms, large chin। सो बेसिकली इनको क्या माना गया था, क्रिमिनल माना गया था, ठीक है ना। इसको बेटा आप पढ़ सकते हो, मैं आगे चलूं? यस सर। बताओ बेटा सीमा देवेंद्र, आगे चले हम? चलिए सर। ठीक है ना। इसके बाद देखो सेकंड पॉइंट ये था, सारे जो वो है आपका फादर ऑफ क्रिमिनोलॉजी है सेरियो लम्बर्सो, ये सब थ्योरी दे रहा है,
मतलब ये पता आ रहा है जैसे कि इंसेन क्रिमिनल कौन है, क्रिमिनल ऑफ पेशेंट कौन है, ओकेशनल क्रिमिनल्स कौन होते हैं। सबसे पहले देखो इंसेन क्रिमिनल्स कौन है। अकॉर्डिंग टू लैम्बर्सो, इंसेन क्रिमिनल रिसोर्टेड टू क्रिमिनलिटी ऑन अकाउंट ऑफ सर्टेन मेंटल डिसऑर्डर। यानी कि कहने का मतलब है अब क्राइम कब कौन कर सकता है, तो फिर वो आपका अल्कोहल हो, एस्ट्रिटिकल हो, चिकनम या क्रिमिनल मेथोडोन। मेथोडोन यानी कि कहने का मतलब है उसको कोई पैरालिसिस का अटैक आता है, इडियटिक अटैक आता है, या फिर एपिलिस एपिलिसपी एलएसपी होता है। ठीक है ना। सो बेसिकली थिंक और इंसिडेंट से क्या होता है, इंसेंट क्रिमिनल बन जाता है। फिर देखो इसके बाद आता है क्रिमिनल ऑफ पेशेंट। क्रिमिनल ऑफ पेशेंट जो आपका एक लव एंगर के द्वारा होता है। सो बेसिकली आपका एक टेम्पररी इरेसिबल फोर्स की वजह से होता है। ठीक है। इसके बाद देखो ओकेशनल क्रिमिनल। सो बेसिकली ओकेशनल क्रिमिनल कौन से होते हैं, जो क्राइम आपके एक्सप्लेन किए जाते हैं किसी अपॉर्चुनिटी से। ठीक है ना। इसमें डिफाइन कर रखा है सीडियो क्रिमिनल्स, हैबिचुअल क्रिमिनल और क्रिमिनॉइड। सीडियो क्रिमिनल्स कौन से होते हैं, जो बहुत जो डेंजरस नहीं होते। ठीक है ना। जो आपके डिफेंस में, अपनी डिफेंस में कोई क्राइम करते हैं। फिर हैबिचुअल क्रिमिनल जिसका एक हैबिट है क्राइम करने का। क्रिमिनॉइड कौन से होते हैं, जो पर्सन स्विच होते हैं बॉर्न क्रिमिनल एंड हॉनेस्ट मैन के who shows the upon an examination a touch of टिग्नेरेंसी। टिग्नेरेंसी कहने का मतलब है जो क्रिमिनल और एक ऑनेस्ट मैन के बीच में होते हैं, जो एक टेस्ट इसके द्वारा पता लगाया जाता है कि वो क्रिमिनल है कि या फिर नहीं है। ठीक है। अब इसको क्रिटिसाइज कैसे किया गया था, देखो आप बेसिकली काफी इसकी थ्योरी को क्रिटिसाइज किया काफी क्रिमिनोलॉजिस्ट ने क्रिटिसाइज कैसे किया गया था। देखो आप सबसे पहले हेनरिको फेरी कौन था, इसका स्टूडेंट था। ठीक है ना, यही फादर का। तो उसने क्रिटिसाइज कैसे किया गया कि कुछ भी अप्रोच आप जो मान रहे फिजिक वो समथिंग फिक्स नहीं है, उसमें चेंज हो सकते हैं। ठीक है ना। एक्चुअल मेजरमेंट और सब्जेक्ट के लिए डिपेंड होगा, अदर्स के लिए। इसके बाद देखो स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स डेवलप करेंगे सब्सिक्वेंटली। ये अवेलेबल नहीं है लोमोरोसो के, जो प्रूव करेगा एनालिसिस। लोमोरोसो का एक कंट्रोल ग्रुप नहीं है, वो बेसिकली अनेबल है टू कंपेयर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिमिनल एंड नॉन क्रिमिनल। सो बेसिकली डाटा आपका सफिशिएंट नंबर पे काउंट नहीं किया गया था। इसके बाद देखो ही डिड नॉट टेक ऑन अकाउंट रेशियल एंड एथनिक डिफरेंस अमंग द मेंबर ऑफ हिज चेम्बर सैंपल्स। सो बेसिकली इसको अकाउंट में नहीं रखा गया था। तो यहां तक डाउट है बेटा किसी को इसमें? बेसिक इसकी थ्योरी में एनरिको फेरी के जिसके फ्रेंड राफेलो गैरोफालो ने काफी कंट्रीब्यूट किया था इस थ्योरी में। ठीक है ना, जो एक बायोलॉजिकल फिजिसिस्ट नहीं था। ठीक है। यहां तक डाउट है बेटा किसी को? ठीक है सर। बताओ बेटा सीमा देवेंद्र। अब बेसिकली देखो आप फेरी ने काफी 5-fold क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल में वर्क किया। जैसे कोई बॉर्न क्रिमिनल है, ओकेशनल क्रिमिनल है, इंसेन क्रिमिनल है, हैबिचुअल क्रिमिनल। ठीक। सो बेसिकली इसके बाद देखो आप ये सारी हम थ्योरी को कवर अप कर रहे हैं। ठीक है ना। एक मिनट बेटा, रुको एक मिनट, थोड़ा ऊपर ऊपर से पढ़ाता हूं तो अच्छे से समझ में आएगा। तो बेसिकली देखो हमने जो थ्योरी पढ़ी थी अभी फादर ऑफ क्रिमिनोलॉजी की, इसके टू स्टूडेंट ने इसको क्रिटिसाइज किया। क्रिटिसाइज करने के बाद जो फेरी था इसका स्टूडेंट, उसने 5-fold क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल में काफी वर्क किया। ठीक है। जो हमने पढ़े थे ऊपर, कोई बॉर्न क्रिमिनल है जो दिखाई देता है, बॉर्न क्रिमिनल, ओकेशनल, फैसिनेट, इंसेन, कोई पागल है, या फिर कोई हैबिचुअल है, उसकी हैबिट।
ठीक है ना। सो बेसिकली काफी क्रिटिसाइज किया गया था इसकी थ्योरी में। सबसे पहले देखो आप, जो फेरी क्लासिफिकेशन है वो विदाउट एनी साइंटिफिक बेसिस था, जो लैक कर रहा था एग्जैक्टनेस को। इट लैक्स क्लियर डिफाइंड क्लास लिमिट को लैक कर रहा था, ठीक है। इसमें देखो आप, इसकी क्लासिफिकेशन और थ्योरी में इसने रिजेक्ट किया फेरी की क्लासिफिकेशन को, और 4 मोर कैटेगरीज को प्लेस किया गया। सबसे पहले एंडेमिक, फिर क्रिमिनल, फिर आपका वायलेंट क्रिमिनल, ठीक है ना। एंडेमिक यानी कि जो क्रिमिनल आपके मर्डरर है, वो ऑफेंस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ देयर ओन लोकेलिटीज और क्राइम ऑफ आउट ऑफ पैशन करेंगे। क्रिमिनल डेफिशिएंट इन प्रोबिटी कहने का मतलब है जो मेजोरिटी ऑफ थीव्स करते हैं। फिर लेसवियस क्रिमिनल्स कौन से होते हैं, जो प्रिपर मतलब क्राइम्स अगेंस्ट चैसिटी करते हैं। चैसिटी, किसी को आइडिया बेटा चैसिटी के बारे में? सीमा देवेंद्र, कुछ आइडिया आपको? चेस्टिटी तो जैसे ऑनेस्टी टाइप ही हो जाएगा सर कुछ। देवेंद्र आप बताएंगे चैसिटी का मतलब? प्योरिटी टाइप। करेक्ट है। इसके बाद देखो वायलेंट क्रिमिनल, ये बेसिकली अफेक्ट किए जा रहे थे आपके प्रिजुडाइस ऑफ ओनर्स, पॉलिटिक्स एंड रिलीजन, ठीक है ना। इसके बाद देखो साइकोडायनेमिक थ्योरी, इसको ऊपर से पढ़ लेना। ये बेसिकली एक ऑथर थे, ठीक है ना। ऑथर ने क्या करा, मोस्ट कॉन्सेप्चुअली रिच, देखो आप, जो फ्रूड थे, इस थ्योरी को किसने डेवलप किया था? आपके फ्रूड ने। फ्रूड ने क्या बोला, देखो, फ्रूड न्यू ही वुड बी द फेमस, वो आपका फेमस रहेगा, तो ये नेचुरली अट्रैक्ट टू द साइंस इन्फ्लुएंस बाय द डार्विन। ही सेटल ऑन द मेडिकल, ये बेसिकली किस सेटल हुआ, मेडिकल कैरियर में। स्पेंड अ पीरियड ऑफ टाइम ऑन प्योर साइंस में उसने काफी ज्यादा टाइम को स्पेंड किया, ठीक है ना। सो फ्रूड वाज इम्प्रेस एंड बिगेन टू एक्सपेरिमेंट विद द टेक्निक ऑन हिज ओन, ये बेसिकली बिगेन हो रहा था एक्सपेरिमेंट करने के लिए अपने खुद के ओन, ठीक है ना। इसके बाद देखो आप, ये बेटा डायग्राम एक बार सीमा देखेंगे हम। इस डायग्राम को दिख रहा है ना बेटा स्क्रीन में? यस सर। तो बेसिकली इसमें देखो, पहले सबसे पहले आपका जेनेटिक आया, इनहेरिटेंस, फिर साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट आया। एक थ्योरी को बता रहे हैं, ठीक है ना। किस थ्योरी को बता रहे हैं आपको ऊपर मेंशन है, टोपोग्राफिकल मॉडल, ठीक है ना। इस टोपोग्राफिकल मॉडल में काफी सारी चीजों के बारे में बताया गया कि जैसे कोई जो क्राइम करता है, वो क्राइम क्या क्या चीजों को फॉलो करते हैं, यानी कि अनकॉन्शियस है, प्री कॉन्शियस होगा, फिर कॉन्शियस होगा, फिर ड्रीम आएगा उसको करने के लिए, उसके सिम्टम आएंगे, फिर एक बिहेवियर के साथ वो क्राइम को रिजल्ट कर देगा, क्राइम को परफॉर्म कर देगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो जेनेटिक इनहेरिटेंस। जेनेटिक इनहेरिटेंस बेसिकली आपका एक एनिमल इवोल्यूशनरी पास था। इसके बाद एक फिक्सेशन आया साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट में, फिर पर्सनैलिटी जो पैथोलॉजिकल कॉन्टिन्यूम में था, फिर रिप्रेसेस्ट कन्फ्लिक्ट करा था एक्सपीरियंस, फिर आपका एनएक्सटी आया, डिफेंस मैकेनिज्म, फिर आपका लास्ट में क्या है, रैशनल थॉट्स आए, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है बेटा? आगे चलूं मैं? बताओ सीमा। यस सर। ठीक है ना, देखो आप, इसके बाद देखो आप, इसको बेटा एक बार ऊपर से देख लेना आप, एक थ्योरी ही है बस, ठीक है ना। एक बार मैं सीधा टॉपिक से ही करवाता हूँ। बेटा ऐसा करना आप, है ना, ये जो यूनिट 1 है ना, इसकी थ्योरी को रीड कर लेना। अगर कोई डाउट लगता है ना तो मुझसे पूछ लेना,
बताओ सीमा। मैं ठीक है कैपिटल सर, हाँ जी। पनिशमेंट, ठीक है ना, क्योंकि यार फिर वो इंटरेस्टिंग सा टॉपिक बन नहीं रहा है। हम सीधा यूनिट 2 में ही करते हैं स्टार्ट। इसको रीड कर लेना, अगर डाउट लगेगा तो पूछ लेना आप। सब देखो, अब आपका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होता है पनिशमेंट होता है कि आप नेचर ऑफ पनिशमेंट कैसे करें। डेटरेंट होना चाहिए, प्रिवेंटिव होना चाहिए पनिशमेंट, रिफॉर्मेटिव या एक्सपाइटरी थ्योरी। अब इसमें काइंड्स ऑफ पनिशमेंट एंड जुडिशियल सेंटेंसिंग के बारे में, कैपिटल पनिशमेंट, ये सब आपके कोर्स में, ठीक है ना, कि अक्यूज को क्या क्रिमिनल लॉ कोर्ट्स प्रोटेक्शन दिया जाएगा, स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन क्या है, पैनल लॉ जो रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है ऑपरेशन, ठीक। तो सबसे पहले थ्योरीज में हम पढ़ेंगे। देखो, आपको थ्योरीज में 4 चीजें पढ़नी है: डेटरेंट, रिट्रीब्यूटिव, प्रिवेंटिव और रिफॉर्मेटिव, ठीक है ना। सो डेटरेंट के बारे में कवर अप करते हैं। सबसे पहले डेटरेंट होता है क्या, ठीक है ना। सो डेटरेंट का मतलब होता है किसी काम को रोकना, एब्स्टेंस करना, एब्स्टेंट फ्रॉम डूइंग एन एक्ट। सो बेसिकली इसका मेन पर्पस क्या है इस थ्योरी का? टू प्रिवेंट द क्रिमिनल फ्रॉम डूइंग द क्राइम, यानी कि किसी क्राइम को करने से रोकना, ठीक है ना। अब बेसिकली इस थ्योरी में काफी सारे क्रिमिनल्स, ठीक है ना, काफी सारी पनिशमेंट प्रोवाइड की गई है। It all will be a lesson to the other member of society. So what can be the consequences of constituting a crime? So basically जो डेटरेंट थ्योरी है, ये एक तरह से पब्लिक को एक इंफॉर्मेशन देता है कि पब्लिक को क्राइम होने से बचाना है या फिर प्रोटेक्ट करना है। सो बेसिकली थ्योरी आपका क्या है? इफेक्टिव, ठीक। यहाँ तक डाउट है बेटा किसी को? कोई डाउट है सीमा? नहीं सर, आगे चलिए। इसके बाद देखो रिट्रीब्यूटिव थ्योरी। रिट्रीब्यूटिव थ्योरी क्या होती है? एक थ्योरी ऑफ पनिशमेंट जो बेस्ड है प्रिंसिपल में कि एक आंख के लिए एक आंख होगा और एक दांत के लिए एक दांत होगा। क्या यानी कि कहने का मतलब है कि आपकी पनिशमेंट जो आपने क्राइम किया उसी हिसाब से आपको पनिशमेंट दी जाएगी, उसको ये बोला गया, ठीक है ना। सो रिट्रीब्यूटिव थ्योरी में हमने क्या पढ़ा? इसको एक एग्जांपल से समझाया गया कि एक आंख के लिए एक आंख होगी और एक दांत के लिए एक दांत होगा। सो बेसिकली गिव इन टर्न, यानी कि गिव इन टर्न जो वापिस से आपके पास आता है। बेसिकली इसमें रिवेंज के बारे में, रेदर देन सोशल वेलफेयर ट्रांसफॉर्मेशन है। ये थ्योरी आपकी क्रिमिनोलॉजिस्ट ने पर सपोर्टेड नहीं किया गया, या पेनोलॉजिस्ट या फिर सोशोलॉजिस्ट, ठीक है ना। इसके बाद देखो आप, फिर आपका है प्रिवेंटिव थ्योरी, ठीक है ना। सो प्रिवेंटिव थ्योरी आपका क्या है? एज पर द थ्योरी द आइडिया इज टू कीप द ऑफेंडर अवे फ्रॉम द सोसाइटी। अभी प्रिवेंटिव थ्योरी में क्या होता है? जो क्रिमिनल है वो आपकी सोसाइटी से दूर रहता है, यानी कि सोसाइटी के पास नहीं रहता है। फिर आता है रिफॉर्मेटिव। रिफॉर्म जैसे जुडिशियल रिफॉर्म हम पढ़ेंगे बेटा जुडिशियल मैनुअल में। जेल रिफॉर्म, जिसे जेल रिफॉर्म कहा जाता है कि जेल में क्या क्या रिफॉर्म होने चाहिए। सो बेसिकली ये थ्योरी एक मोस्ट ह्यूमन थ्योरीज माना गया है टू रिफॉर्म द लीगल ऑफेंडर बाय एन इंडिविजुअल ट्रीटमेंट। सो बेसिकली इस थ्योरी को सक्सेसफुल एक्सेप्टेड बाय मैनी जूरिस्ट माना गया है, ठीक है ना। इसके बाद देखो एक्सपेक्टरी थ्योरी। एक्सपेक्टरी थ्योरी क्या होता है? इसमें बेसिकली ऑफेंडर ऑफेंड करता है, एक्सपेक्ट करता है, रियलाइज करता है अपनी मिस्टेक, ही मस्ट बी फॉरगिवन, जो उसको दिया गया है। सो बेसिकली इसमें काफी सारे पनिशमेंट है, देखेंगे हम। वेरियस काइंड ऑफ पनिशमेंट आर टू बी गिवन इन एक्सपेक्टरी थ्योरी। तो देखो आप, मैं फिर से बताता हूँ। डेटरेंट थ्योरी में क्या है? हम खुद से बचाव करेंगे। रिट्रीब्यूटिव थ्योरी, क्राइम हुआ तो क्राइम की जगह पनिशमेंट भी उतनी मिलेगी। प्रिवेंटिव थ्योरी में बचाव की बात की गई है सेम। रिफॉर्मेटिव थ्योरी में वेरियस टाइप ऑफ क्राइम और वेरियस टाइप ऑफ जेल प्रोवाइड की गया है। एक्सपीटरी थ्योरी में बेसिकली आपका कोई एक्सपायटरी यानी कि वेरियस काइंड ऑफ पनिशमेंट दी गई है। अभी वेरियस काइंड ऑफ पनिशमेंट जैसे आपको पता है, जैसे डकैती हो गया, रेप हो गया, ग्रेव हार्ट हो गया, ग्रेवियस हार्ट हो गया, ठीक है ना।
इसमें डाउट है सीमा आपको कुछ? नहीं सर, आगे चलिए। देवेंद्र आपको डाउट है? वॉइस आ रही देवेंद्र? नहीं सर, ठीक है, चलिए सर। तो बेसिकली इसको कैपिटल पनिशमेंट, अब ये कैपिटल पनिशमेंट होता क्या? कुछ आइडिया बेटा कैपिटल पनिशमेंट के बारे में आपको? मृत्युदंड सर सर। डेथ, डेथ डेथ पनिशमेंट। पनिशमेंट। डेथ पनिशमेंट। डेथ पन तो कैपिटल से क्यों रिलेटेड है? मतलब डेथ पनिशमेंट लिखना चाहिए ना हमें तो। बताओ बेटा। अब ये इंग्लिश उधर वेस्टर्न का दिया हुआ नॉमेनक्लेचर है सर ये। अब वो तो हम्म। हमने कहीं ध्यान नहीं कि कहाँ पढ़ा है इसका, कि क्यों कैपिटल पनिशमेंट डेथ पनिशमेंट को बोलते हैं। हम्म। आप बताएंगे सीमा? सर मुझे आइडिया नहीं है। सो बेसिकली देखो, आप कैपिटल पनिशमेंट सेम जो देवेंद्र ने कहा एकदम सही कहा गया है। ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट्स है, ठीक है ना? तो हमें से वैलिड और एग्री करना पड़ेगा, ठीक है ना? सो बेसिकली द पनिशमेंट ऑफ डेथ में बी इम्पोज ऑन फॉलोइंग ऑफेंसेस। सबसे पहले आपका मर्डर, सेक्शन 302 जो मर्डर में आ गया वो आपका कैपिटल पनिशमेंट में आता है। अब डकैती करते समय मैंने मर्डर कर दिया तो भी आपका कैपिटल पनिशमेंट में आएगा। अटेम्प्ट टू मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर किसी पर्सन का अंडर सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, तो बेसिकली वो भी आपका कैपिटल पनिशमेंट में आएगा। इसके बाद देखेंगे बेटा कोई अबेटमेंट ऑफ मिटिनी एक्चुअली कमिट, यानी कि मिटिनी हमने पता ही था कि सोल्जर खिलाफ में हो गए, तो बेसिकली सोल्जर गवर्नमेंट के रूल्स को मतलब परफॉर्म नहीं करे, अबे नहीं कर रहे, तो बेसिकली आपका क्या होगा? कैपिटल पनिशमेंट में आएगा। या फिर किसी इनोसेंट पर्सन को डेथ दे दी गई, वो भी आपका कैपिटल पनिशमेंट में आएगा। पनिशमेंट फॉर मर्डर बाय लाइफ कन्विक्ट, किसी लाइफ कन्विक्ट के द्वारा पनिशमेंट दे दी गई है। क्लियर है बेटा? यहां तक डाउट है किसी को? नो सर। बताओ बेटा देवेंद्र, डाउट है इसमें? नहीं सर, चलिए सर। इसके बाद देखो कैपिटल पनिशमेंट के बाद देखो इसमें क्या समझाया गया है कि इम्प्रिजनमेंट। सो बेसिकली इम्प्रिजनमेंट आपकी दो तरह की है। एक तो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ के बारे में बताया गया है, ठीक है ना? सो बेसिकली इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ क्या हुआ? आपका ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ के बारे में, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन बेसिकली इम्प्रिजनमेंट पूरे साल, पूरी उम्र कैद के लिए होती है कि 14 ईयर्स की होती है? देवेंद्र आपको कुछ आइडिया इसके बारे में? सर हमने पढ़ा पहले भी था 14 एलएलबी ईयर्स सेकेंड होता ईयर था में। सर। पहले 14 ईयर हम्म। होता था, क्योंकि पनिशमेंट में दिन और रात को काउंट किया जाता है, तो 14 को 24 साल समझ लीजिए आप। तो पहले 14 ईयर्स 28। का होता था। हाँ, 14 28 हो 28 गया वन। सर। तो हाँ अभी हाँ। क्या है सर, अभी सुप्रीम कोर्ट का कुछ हाल फिलहाल के सालों में कुछ ऐसा आया है कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब है टिल अलाइव, जब तक आप जिंदा हैं आप जेल में आखिरी सांस लेंगे। करेक्ट है बेटा। सो बेसिकली इसमें वही समझाया, देखो जनरल पब्लिक क्या सोचती है कि इम्प्रिजमेंट 14 साल के लोग कन्विट 14 साल के बाद रिहा कर दिया जाएगा, बट ये क्या है? एक रॉन्ग प्रिजम्पशन। एक्चुअली जो पनिशमेंट है वो प्रिजनमेंट फॉर होल ऑफ रिमेनिंग पीरियड ऑफ कन्विक्टेड पर्सन नेचुरल लाइफ ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल में से क्या बोला जाता था? ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ बोला जाता था। इंडिपेंडेंस के बाद इस सिस्टम को स्टॉप कर दिया गया। अब कन्विक्ट फॉर इम्प्रिजनमेंट ऑफ इम्प्रिजन और प्रिजन ऑफ स्टेट कंसर्न में होता है, ठीक है ना? जो लाइफ कन्विक्ट है उसे ऑटोमेटिक रिलीज नहीं दिया जाता ऑन द कंप्लीटेड 14 ईयर इम्प्रिजनमेंट। इसके बाद देखो इम्प्रिजनमेंट आपके दो केसेस पे डिफाइन किया गया है, दो टू टाइप्स में। सबसे पहले एक तो पत्थर तोड़
पत्थर तोड़ इम्प्रिजनमेंट और एक आराम से पत्थर तोड़ेगा नहीं, बस रहेगा। तो नहीं, उसको रिग्रेस को रिगोरस कहते हैं। इम्प्रिजनमेंट बोलते हैं सर। हाँ रिगोरस हाँ, RI वही वही। बोलते हैं। माने आप हाँ वही। माने दिन भर काम थका देने वाला मेहनत करेंगे हाँ हाँ, और मेहनत फिर करेंगे। शाम को फिर खाना खाएंगे, सोएंगे, फिर सुबह से वही रूटीन चलेगा। रिगोरस इम्प्रिजनमेंट ये फौज में भी होता है हमारे के यहाँ। कोई ऐसे क्राइम होते तो RI होता था, 14 डेज, 28 दिन, 90 दिन, ऐसे ऐसे करके। तो ये सिविल में भी है सर, ये रिगोरस इम्प्रिजनमेंट, सश्रम कारावास जिसको बोलते हैं हिंदी में। हम्म। तो बेसिकली देखो, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट क्या है? इम्प्रिजनमेंट विद हार्ड वर्क, क्योंकि जो आपकी जो सजा दी गई कैसे दी गई? हार्ड वर्क के लिए दी गई। सो बेसिकली इसमें कुछ सर्टन ऑफेंसेस डिफाइन किए गए इंडियन पेनल कोड में, ठीक है ना? जैसे ट्रेसपास क्या होता है? जो बिना इजाजत के अपनी मर्जी से घुस जाता है। तो हाउस ट्रेसपास अंडर सेक्शन 449 ऑफ IPC, फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस हो गया। इसके बाद कोई सा भी ऑफेंस आ गया जिसमें रेक्रियस इम्प्रिजनमेंट इम्पोज की गई, तो कन्विक्टेड पर्सन को हार्ड लेबर बोला जाएगा। उसमें उसको क्या बोला जाएगा? तो पत्थर तोड़ने के लिए, एग्रीकल्चर वर्क के लिए, भुट्टा उगाने के लिए, पानी निकालने के लिए, या फिर कारपेंटरी का काम दे दिया जाएगा। सो बेसिकली इनमें इनको कुछ वेजेस भी दिया जाता है, ऐसा नहीं कि वेजेस नहीं दिया जाता है, ठीक है ना? इसमें देखो, आप बता रखा है कि ट्रायल कोर्ट ने डिस्पोज कर रखा है। जैसे ट्रायल, ये वो संजय दत्त के केस के बारे में बता रखा है कि जब बॉम्बे ब्लास्ट केस हुआ था 2007, तो संजय दत्त एक बॉलीवुड हीरो है, उसे 6 सालों के लिए रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट की सजा दी गई थी। तो उसने जब तक सुप्रीम कोर्ट का बेल नहीं आया था, तो संजय दत्त को कारपेंटरी का वर्क दिया था 30 दिनों के लिए, जिसमें उसने 39 रुपीज अर्न किए थे, ठीक है ना? इसके बाद देखो, फिर आपका क्या समझा रखा है? सुनील बत्ता वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन में भी सेम यही केस कहा गया था। एक गर्ल स्टूडेंट थी जिसे रेग्रेस इम्प्रिजनमेंट, मतलब पत्थर तोड़ने के लिए 1 दिन में 9 घंटे के लिए बोला गया था, ठीक है ना? सो प्रिजनर कभी भी सॉफ्ट जॉब की डिमांड नहीं कर सकता है, उसे क्या दिया जाएगा? ऐसा वर्क दिया जाएगा। इसके बाद देखो आता है फिर आपका सिंपल इम्प्रिजनमेंट। अभी सिंपल इम्प्रिजनमेंट कहने का मतलब है कि पब्लिक सर्वेंट किसी अनलॉफुल ट्रेड को फॉलो कर रहा है, अनलॉफुल बाय कर रहा है प्रॉपर्टी को, ठीक है ना? अब्सकाउंडिंग यानी कि नॉट फॉलो, अब्सकाउंडिंग नॉट फॉलो टू अवॉइड सर्विस और समवन, इन केस में क्या होता है? सिंपल इम्प्रिजनमेंट होता है। जैसे कि मैं किसी ट्रैफिक को, पब्लिक नॉइसेंस को आई टीजिंग कर रहा हूँ, ड्रंकन बॉल, ये सब क्या? इम्प्रिजनमेंट, सिंपल इम्प्रिजनमेंट दे दी जाएगी, यानी कि 1 साल, 2 साल या 3 साल दे दी जाएगी। इसके बाद आता है देखो कॉन्सेप्ट कैपिटल पनिशमेंट, हमने कवर अप कर लिया। देखो हमने क्या आज की क्लास में क्या क्या करना है, पूरा कवर अप कर देना है पूरा टॉपिक, ठीक है ना? सो हमने थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट 4 थ्योरी पढ़ ली बेटा आपकी। 5 ऐसे: डिटरमिनेट, प्रिवेंटिव, रिट्रीब्यूटिव, रिफॉर्मेटिव एंड एक्सपिएटरी थ्योरी। काइंड्स ऑफ पनिशमेंट, जुडिशियल सेंटेंसिंग पढ़ लिया। कैपिटल पनिशमेंट कवर अप कर लिया। अब इसका आगे के जो पुलिस सिस्टम है वो सब पढ़ेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले देखेंगे हम, हमारा जो टॉपिक लेफ्ट है अभी, वो क्या लेफ्ट है? सोलिटरी कन्फाइनमेंट। ये सोलिटरी कन्फाइनमेंट का मतलब होता क्या है? कि कोर्ट से एक सोलिटरी कन्फाइनमेंट देगा सर्टेन पर्सन को इन रिलेशन टू सर्टेन ऑफेंसेस। अब ये पनिशमेंट क्या पार्ट होंगे? इम्प्रिजनमेंट का पार्ट होंगे, ठीक है ना? सो बेसिकली कुछ रिस्ट्रिक्शंस दिए गए हैं सोलिटरी कन्फाइनमेंट के लिए। वो सबसे पहले क्या है कि एक 3 महीने का टाइम पीरियड होना चाहिए पूरे। ये बेटा आइडिया है सोलिटरी कन्फाइनमेंट के बारे में किसी को? सर लोनली, एकदम से अकेला। हम्म। इम्प्रिजनमेंट। देवेंद्र सही है एकदम। हाँ सर, एक्चुअली क्या है कि आपको नजरबंद जिसको दूसरे शब्दों में कहा जाए,
जैसे हाँ, अभी जम्मू नजरबंद। कश्मीर में नेताओं को नजरबंद उनके घरों में ही कर दिया गया। आपको लोन लिया, आपसे किसी को मिलने नहीं दिया जाएगा, आप अपने कमरे में कैद रहेंगे। तो वो करेक्ट है। कन्फाइनमेंट है सर। हमारे फौज में भी हमारे कन्फाइनमेंट इन लाइन बोलते थे। लाइन मतलब जिसमें जवान रहते हैं, सिंगल पर्सन जो है, जो नॉन फैमिली मेंबर है, तो लाइन में बैरिक्स में हम्म। रहते थे, तो कन्फाइनमेंट इन लाइन करते थे उनको। वो एक रेडिंग एंट्री है, ये मतलब ये भी एक मेजर पनिशमेंट में काउंट होता था। और तो उसमें आपको सॉलिटरी कंफाइनमेंट का मतलब सीमा जी ठीक बोले हैं, बिल्कुल आपको नजरबंद, जिसको दूसरे शब्दों में बोलते हैं, आपको अपने फ्लैट में, अपने मकान में नजरबंद कर दिया जाएगा। आप किसी से मिलेंगे जुलेंगे नहीं। हम्म। तो बेसिकली देखो, सोलिटरी कन्फाइनमेंट सेक्शन 73 ऑफ कोड में समझाया गया कि एक हर्ष हर्डन कन्विक्ट को कन्फाइन किया जाएगा सेपरेट सेल में टू करेक्ट हिज कंडक्ट, जो उसने गलत किया उसको ठीक करने की उसे। अब बेसिकली सोलिटरी कन्फाइनमेंट 3 महीने से ज्यादा एक्सीड नहीं करेगी इम्प्रिजनमेंट का मतलब। इम्प्रिजनमेंट तो रहेगी, उसके साथ उसको अलग से 3 महीने का सोलिटरी कन्फाइनमेंट दिया जा सकता है। इट कैन नॉट बी अवॉर्डेड एज सब्सटेंशियल सस्टेंस। ये बेसिकली अलग से नहीं अवार्ड किया जाता है, ये एक साथ अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, जब जजमेंट दी जाती है कोर्ट की, इट कैन नॉट बी अवॉर्डेड वेयर इम्प्रिजनमेंट इज इन लिeu ऑफ फाइन, यानी कि जब फाइन को पे दिया जा सकता है, ये होल टाइम ऑफ इम्प्रिजनमेंट के साथ अवार्ड नहीं दिया जा सकता है। ये टाइम एक्सीडिंग 1 मंथ से 6 महीना भी हो सकता है, 6 महीने से ज्यादा नहीं होगा। अ टाइम नॉट एक्सीडिंग 2 मंथ इफ द 6 मंथ से, अगर 6 महीने से 1 साल हो रहा है तो 2 महीना। देखो इसमें समझा रखे कैसे कि जैसे इम्प्रिजनमेंट है, अगर मुझे इम्प्रिजनमेंट हुई, अगर लाइफ इम्प्रिजनमेंट है तो मुझे सोलिटरी कन्फाइनमेंट नहीं दिया जा सकता है। अगर लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं है, जैसे 1 साल 2 साल 3 साल है, तो इसमें समझा रखा है कि अगर 6 महीने की इम्प्रिजनमेंट है तो 1 महीने का मुझे कन्फाइनमेंट दिया जा सकता है। ठीक है ना। अगर 6 से 2 साल की इम्प्रिजनमेंट है तो 2 महीने का कन्फाइनमेंट दिया जा सकता है, या फिर 1 साल से ज्यादा है तो मुझे क्या दिया जाएगा, 3 महीने से ज्यादा सोलिटरी कन्फाइनमेंट नहीं दिया जाएगा। ठीक है ना। तो बेसिकली डिस्क्राइब ये डिस्क्राइब किससे किया गया, गवर्नमेंट से किया गया। ठीक है ना, कोर्ट के द्वारा दिया गया। ये काल इसके बाद कोठरी एक देखो। बोलते हैं, जिन्हें सजा जो पहले होती थी हाँ। सर। आपको जेल में ही हम्म। रहेंगे, लेकिन आपको सेपरेट सेल में रखा जाएगा, आप किसी से नहीं मिलेंगे। बस आपका खाने का प्लेट आगे कर देगा, आप फिर खाइए, फिर बाहर वो हो जाएगा। आप किसी से मिलना जुलना नहीं, जेल में भी रहेंगे लेकिन अलग सेल में रहेंगे, जिसमें आपको किसी से मिलना जुलना देखना बंद हो जाएगा। आपको हम्म। ये एक तरीके से ये भी रिफाइन करने वाली है सर। साइकोलॉजिकल पनिशमेंट है कि आपने अपराध किया तो आपको फील कराया जाए कि आपने गलती किया है, तो आपको समाज से, सोसाइटी से सब कट करके कैसे रखा गया है, वो भी जेल में भी। करेक्ट है बेटा। अब इसके बाद एक न्यू कॉन्सेप्ट आता है, 4 फीचर ऑफ प्रॉपर्टी। तो 4 फीचर का मतलब है किसी को बेटा, 4 फीचर क्या होता हाँ है, सर, किसी को हाँ सर, आइडिया? हाँ। हाँ, वो जब्त कर देना। जैसे एक पनिशमेंट होता है फॉर फीचर ऑफ पे एंड अलाउंस, एक सीज फॉर कर देना। फीचर ऑफ प्रॉपर, है ना। आपका सीज कर देना, उस चीज से आपको महरूम कर देना, आपकी प्रॉपर्टी को आप नहीं ले पाएंगे, आप उसका जब्त कर ली जाएगी। जैसे कुर्की नहीं होता है सर, हाँ करेक्ट है जैसे। बेटा। हाँ, तो वो उसी 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 चीज, वैसा ही कुछ चीज है ये। जैसे कुर्सी, क्या समझा नहीं मैं आपकी बात। कुर्सी जैसे सजा, जैसे आपको जैसे अरेस्ट वारंट सरकार ने जैसे वो इशू कर दिया सर, पनिशिंग अथॉरिटी ने, कोर्ट ने। आप भाग रहे हो, इधर उधर कर रहे हो, तो उसमें क्या करती है, तो कोर्ट आदेश देता है आपका कुर्की करने के लिए। आपका कुर्की करने का मतलब आपका चौखट, दरवाजा, संपत्ति सारे कुछ घर से उखाड़ के ले जाएगी पुलिस, फिर, है ना सर। आपकी सारी प्रॉपर्टी जब्त कर लेगी सरकार। उसको कुर्की जब्त बोलते हैं सर। ये कुर्की आप पढ़ेंगे तो मिलेगा, उर्दू वर्ड है ये। उत्तर प्रदेश में तो बहुत ज्यादा ये होता है। मतलब जो बड़े बड़े क्रिमिनल्स होते हैं, अगर वो उनको अरेस्ट होने के लिए या सरेंडर करने के लिए बोला जाता है, नहीं करते हैं, तो फिर पुलिस जो है ना, कुर्की कर लेती है, उनकी प्रॉपर्टी जब्त कर लेती है, फॉरफिट कर लेती है। जिसे व्हाइट कॉलर क्राइम्स कहा जाता है।
तो हाँ बेसिकली सर। देखो आप, फोर फीचर एक डाइवर्स डाइवर्स ये मतलब फोर सीजिंग है, सीजिंग ऑफ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी विदाउट द कंपनसेशन इज पेड और द एक्ट ऑफ प्रोविटेन बाय द लॉ। कहने का मतलब है फोर फीचर, जब किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय कोई ब्लैक मनी को छुपा रहा है, एक्यूमुलेट नहीं कर रहा है, कोई ब्लैक एसेट को, और कोई जेन्युइन या कंसर्न प्रूफ नहीं है कि वो प्रॉपर्टी उससे बिलोंग कर रहा है, तो कोर्ट क्या ऑर्डर दे सकता है? फोर फीचर और प्रॉपर्टी का ऑर्डर दे सकता है। सो बेसिकली देखो आप, इन केस ऑफ स्मगलर्स, गुंडास, एंटी नेशनल पर्सनैलिटीज, द गवर्नमेंट ऑफ द कोर्ट आर empowered to forfeiture of property or such social elements। यानी कि जो गवर्नमेंट है या कोर्ट है वो क्या कर सकता है? फोरफीचर कर सकता है। ठीक है। सो बेसिकली अभी इसके सर बाद जैसे देखो। अतीक अहमद की प्रॉपर्टी इलाहाबाद में था, मुख्तार अंसारी की प्रॉपर्टी थी, उत्तर प्रदेश सरकार ने उसको फॉरफिट कर लिया सर, है ना सर? यही हाँ सब हुआ करेक्ट है है। सर अभी। न्यूज़पेपर पढ़ते हो देवेंद्र, लगता है आप बहुत हिस्ट्री अच्छी नॉलेज है आपको। पढ़ते हो ऐसे न्यूज़पेपर आप देवेंद्र? हाँ, न्यूज़पेपर भी होता है और न्यूज वगैरह तो मैं देखता ही हूँ सर, तो उसमें ये सब चीजों का पता चलता रहता है सर। सही, अच्छी बात है। अब देखो आप, इसके बाद है आपका फाइन। ठीक है ना। सो बेसिकली फाइन क्या है? जैसे आपने जो ऑफेंस किया उसके अकॉर्डिंग फाइन होगा। अब ये फाइन आगे बता रखा है। देखो आप, सबसे पहले अमाउंट ऑफ फाइन। अमाउंट ऑफ फाइन क्या कहता है कि अमाउंट ऑफ फाइन आपका ऑफेंडर अनलिमिटेड तक पे कर सकता है, बट शैल नॉट बी एक्सेसिव। या एक्सेसिव बढ़ के नहीं होगा, जितना कोर्ट ने बोला उतना ही दे सकते, उससे ज्यादा नहीं दिया जा सकता है। स्टेटमेंट ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन, यानी कि अगर मैंने फाइन को नहीं पे किया है तो इस केस में जो गवर्नमेंट है, जो कोर्ट है, मुझे इम्प्रिजनमेंट की सजा दे सकता है। सो बेसिकली इसमें देखो आप, बेसिकली इसमें क्या बोल रखा है, जब ऑफेंडर को इम्प्रिजनमेंट सर्टेन टर्म के लिए दिया जाता है, तो इस केस में इम्प्रिजनमेंट एक्सेस अगर हुआ उसको देने से, तो बेसिकली इसमें उसका ही में बी लाइबल अंडर कंप्यूटेशन ऑफ सच सेंटेंस। कहने का मतलब है, अगर फाइन फाइन ये जो फाइन डिसाइड होता है कैसे? जितनी सेंटेंस दी जा रही है, जैसे 1 साल की इतनी सेंटेंस का अमाउंट है, 2 साल का इतना है, 3 साल का इतना है, तो बेसिकली सारा किस पे प्रिस्क्राइब होता है? एक सेंटेंस अमाउंट पे प्रिस्क्राइब होता है। ठीक है। इसके बाद देखो आप, जैसे कि एक एग्जांपल इसमें समझा रखा है। देखो पहले ये कर देते हैं बेटा, लिमिट टू इम्प्रिजनमेंट इफ फाइन इज इम्पोज इन नॉट पेड, तो ये मैक्सिमम टाइम तक इम्पोज किया जाएगा। इट शैल नॉट बी एक्सीड 1/3 1/4 ऑफ द टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट, यानी कि 1/4 से एक्सीड नहीं कर सकता है। इसके बाद देखो, डिस्क्रिप्शन ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन। सो बेसिकली ले डाउन करता है, देखो आप, कोर्ट इम्पोज करता है डिफॉल्ट को। ठीक है ना। मतलब कोर्ट के हिसाब से चलेगा सब कुछ। टर्मिनेशन ऑफ इम्प्रिजनमेंट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन। सो बेसिकली इसमें एक्सपायरी जब होगी तो एक प्रपोर्शन देखा जाता है कि इट शैल नॉट बी दैट प्रपोर्शन टू द पार्ट ऑफ सेल अनपेड, तो इम्प्रिजनमेंट क्या होगा? आपका टर्मिनेट कर दिया जाए। जैसे मैंने अगर पूरा का पूरा फाइन पे कर दिया तो मेरी इम्प्रिजनमेंट को रिहाई दे दी जाएगी, यानी कि टर्मिनेट कर दिया जाएगा। इसके बाद देखो बेटा, एक एग्जांपल दे रखा है कि एक को सेंटेंस किया गया 1,000 का और 4 महीने की सजा। अब इसने 75 रुपीज पे कर दिया बिफोर एक्सपायरी ऑफ 1 मंथ, तो एक को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा फर्स्ट महीने एज एक्सपायर, जैसे फर्स्ट महीना बीतेगा। अब जैसे 75 उसने पे किया, मतलब बाद में उसकी इम्प्रिजनमेंट चलती रहेगी जब तक वो डिस्चार्ज हो। अगर उसने 50 पेज और पे कर दिए दूसरे महीने, तो दूसरे महीने के कंप्लीशन तक उसको इम्प्रिजनमेंट में रखा जाएगा। फिर उसके बाद 50, कहने का मतलब सेम है बेटा, अगर प्रपोर्शन में किया जा रहा है तो प्रपोर्शन में देखा जाएगा। अगर एक साथ पे कर दिया गया तो एक साथ उसे डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद देखो, फोर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी सेम है। ठीक है ना।
तो कैपिटल पनिशमेंट हमने कवर अप कर लिया। कैपिटल पनिशमेंट में क्या क्या सारी चीजें थी, ठीक है ना। सेम कॉन्सेप्ट है इसमें। अब देखो आता है पुलिस सिस्टम। बेटा यहां से करें हम पुलिस सिस्टम से, क्योंकि ये आपको लग रहा है। अभी मेरे को इसी ये क्रिमिनोलॉजी एंड पेनोलॉजी में एक दो नोट्स और देने, जो व्हाइट कॉलर क्राइम्स के होंगे, जेल रिफॉर्म के होंगे, ठीक है ना। तो आगे प्रोवाइड करूंगा, बट पहले आज जो यूनिट 2 है उसको कंप्लीट कवर अप कर देते हैं, ठीक है सीमा देविंदर। सर लेकिन यस सर। जो सिलेबस है उसमें पुलिस सिस्टम तो नजर नहीं आ रहा है सर। किसमें बेटा? सिलेबस जो है सर क्रिमिनोलॉजी एंड हाँ पेनोलॉजी हाँ, में, इसमें पुलिस उसमें सिस्टम नहीं देखो है सर। आपका, हाँ हाँ रुको एक मिनट बताता हूँ। मुझे पता था आप बोलोगे, ठीक है ना। शुरू से पता था, जब क्लास स्टार्ट हुई थी तभी पता था मुझे। तो बेसिकली देखो आपके सिलेबस में यूनिट 1 है, ठीक है ना। पूरा का पूरा मैंने स्क्रीन में दिखा दिया। यूनिट 1 है, इसके बाद प्रोबेशन एंड पेरोल पूरा है, ठीक है ना। यूनिट 4 और यूनिट 5। जो यूनिट 2 है बेटा, इसमें कुछ एडिशनल चीजें हैं। ये मत देखो ना आप, जैसे हमने एलएलबी सेकंड ईयर किया था तो उसमें आपका स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट में प्लेज नहीं था, बट अगर रियल लाइफ में हम देखें तो प्लेज होता है, ठीक है ना। तो ये चीज मत देखो कि इसमें है कि नहीं है, पूरा का पूरा बेयर एक्ट ही है, ठीक है ना। तो ये आ सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, ठीक ठीक सर। है देवेंद्र। जैसे हमारा मैं आपका एग्जांपल आपको देता हूँ। जैसे हमारे जो कोर्स है, हम जहाँ ये भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी से कर रहे, तो एलएलबी सेकंड ईयर में आपका कॉन्ट्रैक्ट 2 में प्लेज नहीं था। प्लेज हमने करा था, मैंने कराया था, मुझे याद है, प्लेज करा दिया था मैंने कंप्लीट। इसके बाद देखो बेटा आपका सिविल प्रोसीजर कोड में काफी सारी चीजें जो हमने कोर्स में नहीं था फिर भी कवर अप कर ली थी। तो यार देखो एग्जाम में उसमें कुछ भी दे सकता हूँ, ठीक है ना। यूनिट 3 है, ये देखो क्राइम सिंडिकेट, क्राइम क्रिमिनल रैकेट्स, पॉलिटिकल ग्राफ्स, ये भी नहीं होगा यूनिट 3 में। ऑर्गेनाइज क्राइम में आपका जो सिलेबस है उसमें बस यूनिट 1, 4 और 5 है, और एक कैपिटल पनिशमेंट है। कि मैं गलत कह रहा हूँ बेटा? सर यूनिट 4 जो है ना सर, उसमें पेरोल, हाँ। प्रोबेशन, हम्म, इंटर इंडेटरमिनेट सेंटेंस एंड रेसिडिविज्म, ये सब है सर। हम्म, सर और वो पैरोल यूनिट में, पैरोल में वही आ जाता होगा, क्या पता, पुलिस सिस्टम। हाँ वही वही है। हाँ बोलो बोलो और बोलो बेटा देवेंद्र। और यूनिट 5 में है डिफरेंट काइंड ऑफ क्राइम्स, थ्योरी एंड ऑब्जेक्टिव हाँ ऑफ पनिशमेंट, कैपिटल पनिशमेंट। हाँ यूनिट हाँ, तो 3 में है सर कैपिटल। व्हाइट कॉलर क्राइम, चाइल्ड हाँ यूनिट 3, जो यूनिट डेलिक्वेंसी। 3 है उसका अलग से भेजूंगा, मैं अलग से नोट्स भेजूंगा। हाँ, इसमें जेल रिफॉर्म एंड और सब चीजें, प्रिवेंटिव एंड करेक्टिव मेजर्स, जेल रिफॉर्म्स इसमें है सर। हाँ हाँ हाँ। 2 में है सर और स्कूल बेटा? ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड मॉडर्न मेथड्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, लर्निंग ऑफ हाँ क्रिमिनल बिहेवियर्स, जो आप पढ़ाए हैं अभी आप। हाँ हाँ, तो ठीक है ना। ऑलमोस्ट तो है। कुछ चीजें अलग अलग है, वो टेंशन मत लो बेटा, वो एग्जाम में आ जाती है। वैसे भी आप थोड़ा सा अगर अलग से तो उसको ऊपर से पढ़ के चले जाओ, पर छोड़ो मत, ठीक है। फिर करो बेटा, पुलिस सिस्टम करें हाँ हम, हाँ हाँ, इसको जल्दी कराइए कवर कराइए सर। कब कर ठीक है। देखो मैं कम नहीं, ज्यादा ही चीज कराऊंगा, कम नहीं कराता मैं कभी भी। हमने फर्स्ट सेकंड ईयर में भी कम नहीं किया था, एडवांस में पढ़ी थी हर चीजें, ठीक है। तो देखो आप, हम्म, इसको आज आज खत्म कर देंगे ना देवेंद्र हम, फिर व्हाइट कॉलर क्राइम के लिए मैं अलग से भेजूंगा। देखो तैयार है वो, मैंने इसलिए नहीं भेजा था ना कि एक साल फिर माइंड वो हो जाता है, दिमाग खराब हो जाता है। देखिए देखो आप, पुलिस सिस्टम आपको पता है, आईपीएस सर्विस होता है, यूपीएससी जो कराता है,
सो बेसिकली ये पुलिस सिस्टम में क्या क्या होता है जल्दी से पढ़ लेते हैं। मेंटेन करता है रूटीन, लॉ ऑर्डर, राइट कंट्रोल करता है, क्राइम की इन्वेस्टिगेशन करेगा, वीआईपी प्रोटेक्शन करेगा, ट्रैफिक कंट्रोल करेगा, प्रोटेक्शन ऑफ स्टेट एसेट, एसेट की प्रोटेक्शन करेगा। ठीक है। सो बेसिकली इसमें देखो 3 कमिटी की रिफॉर्म की गई थी। रिफॉर्मेशन में सबसे पहला गोर कमिटी आया, फिर नेशनल पुलिस कमीशन आया, फिर रेवन्यू कमिटी ऑन पुलिस रिफॉर्म आया, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर आया नेशनल सिक्योरिटीज में। ठीक है ना। रिफॉर्म ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम आया। तो ये सारे रिफॉर्म को इंट्रोड्यूस किया गया। इसके बाद देखो ये जो रिपोर्ट एनालाइज किया गया था इंडियन पुलिस सिस्टम में, इन्होंने कुछ 5 स्ट्रक्चर डिजाइन डिफेक्ट के बारे में बताया। सबसे पहले अनवारंटेड पॉलिटिकल इंटरफेरेंसेस होना चाहिए, मतलब कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज का। इसके बाद देखो आप फाइनेंशियल रिसोर्स होना चाहिए, ट्रेनिंग ऑफ पुलिस पर्सनल, हायरिंग ऑफ एडुकेट नंबर ऑफ पुलिस पर्सनल होना चाहिए, टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। तो ये सारी चीजों की बात की गई। ठीक है ना। इसको ऊपर से देख लेना। अब इसमें इस रिपोर्ट में ये सारे क्राइम हमने पढ़ रखे हैं, होमोसाइड, वायलेंट क्राइम, रॉबरी। ठीक है ना। इसके बाद देखो क्रिमिनल लॉ कोर्ट प्रोटेक्शन टू द अक्यूज। अभी क्रिमिनल लॉ प्रोटेक्शन टू द अक्यूज की बात की गई थी। तो सबसे पहले देखो राइट ऑफ अक्यूज इन द इंडियन क्रिमिनल ट्रायल। सबसे पहले देखो राइट टू कॉपी, इसमें क्या क्या बताया गया था। राइट टू कॉपी ऑफ पुलिस रिपोर्ट एंड अदर डॉक्यूमेंट्स। सबसे पहले सेक्शन 207 सीआरपीसी में बताया गया था कि एक पुलिस रिपोर्ट होनी चाहिए। हमने पढ़ रखा है बेटा, पुलिस रिपोर्ट, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, एफिडेविट, ये सारे एलएलबी सेकेंड ईयर में कवर अप कर रखा है हमने। ठीक है ना। तो बेसिकली ये सारी चीजों की नीड होती है हमें किसके लिए, एक अक्यूज के लिए इन इंडियन क्रिमिनल ट्रायल। अगर कोई अक्यूज पर्सन, तो उसके पास ये सारी चीजें अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक है ना। इसके बाद देखो कोई स्टेटमेंट ऑफ कन्फेशन होना चाहिए, डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस होना चाहिए जो प्रोड्यूस कर सके। अब राइट टू डिस्चार्ज कौन करेगा, गवर्नमेंट करेगी, सीआरपीसी कहते हैं। राइट टू प्रेजेंट एविडेंस, ये भी कौन, अक्यूज के पास एक राइट है कि एविडेंस को प्रोड्यूस कर सकता है, अपनी डिफेंड को केस करवा सकता है। राइट टू बी प्रेजेंट व्हेन एविडेंस इज टेकन, मतलब एविडेंस जब लिया गया है तभी प्रेजेंट करा सकता है। राइट टू बी डिफेंडेड, यानी कि वो डिफेंड अपने आप को कर सकता है। एक क्रॉस एग्जामिनेशन विटनेस करा सकता है, लीगल एड रहेगा स्टेट एक्सपेंस का। ठीक है ना। इसके बाद देखो आप राइट टू लाइफ लिबर्टी, ये बेसिकली कोई अक्यूज है वो डिप्राइव्ड है, तो बेसिकली ये आर्टिकल भी अक्यूज को एक राइट देता है। डबल जियोपार्डी, जो डबल जियोपार्डी हमने पढ़ा था बेटा, याद है देवेंद्र सीमा आपको ये हाँ सर याद है। क्या था इसका मतलब डबल जियोपार्डी का? सर सीआरपीसी में पढ़ा था हमने। एक मुकदमे में अगर एक बार फैसला हो गया तो दोबारा उस पर कार्रवाई नहीं करी जाए। हम्म। हमने वो रेस्ट जुडिकाटा, रेस्ट सब जुडाइस भी पढ़े थे। ठीक है ना। हाँ, तो सर बेसिकली ठीक है ना। तो बेसिकली राइट, ये सब किसके लिए, एक अक्यूज के लिए राइट्स प्रोवाइड किए गए। ठीक है ना। इसके बाद अक्यूज पर्सन का एक और राइट है, राइट्स अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। इंक्रिमिनेशन यानी कि ये बताना बेटा देवेंद्र, कुछ आइडिया इसके बारे में बताता हूँ मैं। सर ये राइट तो वो हो अगेंस्ट गया ना कि अपने आप को क्या? मतलब अपने आप को अपने क्रिमिनल खिलाफ वो प्रूव विटनेस करने नहीं के देगा, लिए, अपने खिलाफ ही विटनेस हाँ नहीं हाँ अपने देगा भाई। खिलाफ नहीं देगा। हाँ जी, हाँ जी। करेक्ट है बेटा, अपने खिलाफ विटनेस नहीं देगा। इसके बाद देखो नेचुरल जस्टिस एंड राइट ऑफ द अक्यूज। सम ऑफ द बेसिक एलिमेंट्स है नेचुरल जस्टिस के कि कोई भी पर्सन अपने आप को जज नहीं कर सकता है, बोथ तो साइड सुनी जाएगी, बोथ राइट टू क्रॉस एग्जामिन, राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है ना।
इसके बाद देखो आप, फिर क्या बोल रहा है आपसे, ये बेटा थोड़े थ्योरेटिकल है, आपको बोरियत सी आएगी, बट क्या करें, करना तो ही हमें, हम छोड़ नहीं सकते, ठीक है ना। इसके बाद देखो आप, फिर नेचुरल जस्टिस एंड राइट टू ऑफ एक्यूज हो गया, राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन हो गया। इसके बाद देखो आप, फिर है मैलिमत कमिटी ऑन द राइट ऑफ एक्यूज, ये बेसिकली ऑब्लिगेशन है ऑन द पार्ट ऑफ स्टेट टू फॉलो द ड्यू प्रोसेसेस ऑफ द लॉ, ठीक है ना, कि किसी टॉर्चर या फोर्स टेस्टिमोनी से प्रोटेक्ट करें, ठीक। इसके बाद एक मिनट में देख लूं, स्ट्रिक्ट, अब देखो इसके बाद था आपका राइट ऑफ अक्यूज में बेटा, प्रोटेक्शन ऑफ आइडेंटिटी ऑफ विटनेस वर्सेस राइट ऑफ अक्यूज, इसके बारे में बताया कि सारे राइट्स को देख के जो प्रोवाइड किया गया अक्यूज के, कि एक भी पर्सन फॉरगेट नहीं करेगा प्रोटेक्शन और सेफ्टी ऑफ विक्टिम एंड विटनेसेस। ओपन ट्रायल आपका एक यूनिवर्सल राइट है जो अवेलेबल रहेगा अक्यूज के पास। वही लीगल सिस्टम कंसीडर करता है विक्टिम्स और विटनेसेस के इंटरेस्ट को। सो बेसिकली इसमें दो एलिमेंट्स को कंसीडर किया गया, एक तो राइट ऑफ अक्यूज को और दूसरा राइट ऑफ विक्टिम या फिर पब्लिक इंटरेस्ट को, ठीक है ना। यहां तक क्लियर है बेटा, कोई डाउट है इसमें? बताओ सीमा देविंदर, कोई डाउट है? ठीक ठीक है सर। ठीक है ना। तो एक कंक्लूजन बता रखा है, इसके बाद देखो स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ पैनल स्टेट्यूज। सो बेसिकली ये एक तरह से आपका इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज से लिया गया है, ठीक है ना। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज हमने पढ़े थे एलएलबी सेकंड ईयर में, हार्मनियस कंस्ट्रक्शन, ये सारी चीजें। सो बेसिकली इसमें क्या बता रहे हैं, इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है जो एक मीनिंग बताता है। तो गवर्नमेंट जो पावर है डिवाइड किया गया तीन विंग्स में, हमने पढ़ा था लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ठीक है ना। सो बेसिकली इसमें क्या बताया गया है कि एक, ये हर कोर्ट की ड्यूटी है कि वो इंटरप्रेट करेगा एक्ट को और मीनिंग देगा ईच वर्ड ऑफ द स्टेट्यूज को। एक मोस्ट कॉमन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन जो है हर पार्ट है स्टैट्यूज का, जो आपका अंडरस्टूड करा जा सकता है हार्मोनियस मैनर, ठीक है ना। इसके बाद देखो फिर आता है आपका रेमिडियल स्टैट्यूज, ठीक है ना। रेमिडियल स्टैट्यूज बेसिकली एनेक्टेड होते हैं डिमांड ऑफ परमानेंट पब्लिक पॉलिसी में, जो रिसीव करेगा लिबरल इंटरप्रिटेशन कौन कर सकते हो। और रेमिडियल स्टैट्यूज द कोर्ट और टू गिव आउट द वाइडेस्ट ऑपरेशन विच इट्स लैंग्वेज विल परमिट, यानी कि जो लैंग्वेज इसकी परमिट करेगी, ठीक है। इसको बेटा एक बार पढ़ लेना ऊपर से, बोलो बेटा पढ़ोगे कि मैं कराऊं? बोलो बेटा सीमा देवेंद्र, पढ़ लोगे कि मैं कराऊं बेटा इससे? पढ़ लेंगे सर। बताओ देवेंद्र। कर लेंगे सर। थोड़ा थ्योरेटिकल तो है यार, मैं कुछ समझता हूँ, बोरियत से आके देख के। मैं नेक्स्ट क्लास में ना इसको और अच्छा करता हूँ, ठीक है ना। मतलब व्हाइट कॉलर क्राइम वो तो इंटरेस्टिंग है टॉपिक। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या कवर अप किया है, कोई बताएगा बेटा? देवेंद्र सीमा में से क्या क्या चीजें पढ़ी है, बताए वो बेटा एक बार, स्टार्ट करते हैं। बोलो बेटा सीमा, क्या क्या पढ़ा आज हमने?
बोलो बेटा, देवेंद्र क्या क्या पढ़ा? सर पढ़ लिया सर। टाइप ऑफ क्राइम, जो 5 तरह के क्रिमिनल क्राइम्स हैं, एलिमेंट्स ऑफ क्राइम पढ़ लिया, स्टेजेज ऑफ स्टेजेस क्राइम ऑफ पढ़ लिया, क्राइम, हाँ हाँ हाँ, और स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी पढ़ा दिया। तो उसके बाद हम्म कंसेशन ऑफ, उसमें विभिन्न जो डिटरेंट थ्योरी, रिव्यूटिव थ्योरी, ये सब जो थ्योरीज थे क्राइम के ना, हम्म वो आपने करीब कैपिटल 5 थ्योरी थी, वो पनिशमेंट। पढ़ा दिया। टाइप ऑफ हम्म पनिशमेंट, कैपिटल पनिशमेंट, इम्प्रिजनमेंट, लाइफ इम्प्रिजनमेंट और सिंपल इम्प्रिजनमेंट, रिगोरस इम्प्रिजनमेंट, फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, फाइन। फिर पुलिस सिस्टम में भी आप बता ही रहे थे कुछ, ये सब चीजें हैं। राइट्स अवेलेबल टू द अक्यूज, क्या क्या अक्यूज के पास हाँ राइट है, हाँ हाँ। ठीक है ना? राइट ऑफ एक्यूज। और बताओ बेटा, सीमा आया यहाँ तक समझ में? बोलो बेटा, सीमा क्लियर है? हाँ जी, हाँ जी सर। ठीक है ना? अब देखो, 1 मिनट बेटा, क्लास एंड नहीं करेंगे अभी, 10 मिनट का कुछ है। 1 मिनट। तो ये बेयर एक्ट में ना यही दिक्कत है, बेयर एक्ट में ना बच्चा परेशान हो जाता है एकदम। आप लोग अगर पढ़ते हो तो कैसे, बेयर एक्ट से पढ़ते हो कि किसी नोट से पढ़ते हो? कोई भी रैंडम नोट्स उठा लिया, उससे पढ़ लिया? नहीं सर, मेरा तो जनरली वीडियो वीडियो देख लेता हम्म हूँ, और कुछ जो आप भेजे हम्म रहते हैं उसको उलट पुलट कर लेता हूँ, यही सब है। अभी बहुत सीरियसली टाइम नहीं मिल पाता कि फोकस कर सके। ये बात तो है। आप बेटा, सीमा आप कैसे पढ़ते हैं? सर वो तो रिगोरसली पढ़ती हैं। नहीं सर, हम्म ऐसा कुछ नहीं है। बस ऐसे ही पढ़ते हैं सर, आप नोट्स देते हो उनको पढ़ लेते हैं, बेयर एक्ट पढ़ लेते हैं। हम्म, ठीक है बेटा। अच्छा देखो, जैसे हमारा जो ये है टॉपिक आपका, प्रोबेशन एंड पेरोल, इसके बारे में कुछ आइडिया है बेटा आपको, क्या मतलब है? फिर मैं बताऊं। है देवेंद्र, कुछ आइडिया? क्या चीज का सर? प्रोबेशन, प्रोबेशन और पेरोल, पेरोल। सर प्रोफेशन का तो प्रशिक्षु बोलते हैं। जैसे मान लीजिए किसी की कोई नियुक्ति होती है, तो उस कार्य को प्रोबेशन कैसे पीरियड किए। में रखा। हाँ, तो हाँ नियुक्ति करेक्ट है, होती है वेरी तो गुड। प्रशिक्षु या प्रशिक्षण पे रखते हैं उसको, कुछ उस पोस्ट के हिसाब से कुछ ट्रेनिंग दी जाती है, और उसके हिसाब से फिर उनकी ट्रेनिंग 2-3 महीने की चलती है। और वो किसी भी पोस्ट में हो सकती है, चाहे यूपीएससी का हो, चाहे बैंक का पीओ का हो, इस तरीके का। तो उसमें प्रोबेशन पीरियड पर रख के उनको सिखाया जाता है, विभिन्न अपॉइंटमेंट्स पे उनको प्रैक्टिकल करा के देखा जाता है कि वो क्या कैसे चल रहा है उनका काम। और पेरोल तो मतलब हाँ कि अगर आप, पेरोल तो मतलब आपको एक क्या बोलेंगे उसको, आप एक अटेंडेंस आपका बन रहा है, जिसमें कि आप ये पता चले कि आप सरकार के द्वारा नियुक्त किए हुए हैं, और आपका अटेंडेंस लग रहा है, जिसके बदले में आपकी सैलरी बन रही है लीगली। सो बेसिकली जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी बेटा, उसमें हम प्रोबेशन और पेरोल के बारे में पढ़ेंगे। प्रोबेशन कहने का मतलब है कि कोर्ट ने किसी क्रिमिनल को रखा है, उस क्रिमिनल की एक्टिविटीज क्या परफॉर्मेंस है, उसे प्रोबेशन कहेंगे। पेरोल सेम एक्टिविटी, जो एक इंचार्ज को चेक कर रहा है, इंचार्ज जो चेक कर रहा है किसकी, क्रिमिनल, ठीक है ना? सो आज की क्लास में हमने क्या क्या कवर अप किया, मैं बता देता हूँ 5 मिनट में। क्रिमिनोलॉजी के बारे में पढ़ा, क्रिमिनोलॉजी क्या होती है, स्टेजेस, मेंसेस, बैक्टीरिया, इंटेंशन, ठीक है ना? स्टेजेस के बाद एलिमेंट्स, सॉरी एलिमेंट्स के बाद हमने कुछ स्टेजेस को कवर अप किया। स्टेजेस में अटेम्प्ट आया, इंटेंशन आया, ठीक है ना, प्रिपरेशन है। स्टेजेस के बाद हमने कुछ थ्योरीज को कवर अप किया। थ्योरीज के बाद हमने इसके ऑथर के बारे में पढ़ा, जिसको ऑथर को कौन था, सर्सिया, सर्सिया लोम्बरोरो। एक नाम है, थोड़ा अजीब सा नाम है, पर हमें करना तो पड़ेगा कवर। इसके 2 स्टूडेंट थे, हेनरिक फेरिक, जो हेनरिक फेरिक और गैलीलियो
इन्होंने इसकी थ्योरी को क्या करा, क्रिटिसाइज किया, ठीक है ना। उसके बाद हमने क्या क्या कवर अप किया, उसके बाद हमने देखो क्रिमिनोलॉजी थ्योरी को कवर अप किया। थ्योरी के बाद हमने पढ़ा कैपिटल पनिशमेंट। तो कितनी तरह की कैपिटल पनिशमेंट होती है, कैपिटल पनिशमेंट क्या होती है। इसके बाद में पढ़ा हमें इम्प्रिजनमेंट। इम्प्रिजनमेंट दो तरह के होते हैं, एक नॉर्मल और रेग्रियस होती है। नॉर्मल होती है जो नॉर्मल 1, 2 या 4 साल के लिए दी जाती है, और रेग्रियस होती है जो आपका कितने समय की होती है, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा बेटा पनिशमेंट की क्या क्या थ्योरीज है, डेटनियस, प्रिवेंटिव, रिट्रीब्यूटिव, रिफॉर्मेटिव और एक्सपेटरी थ्योरी, ठीक है ना। पुलिस सिस्टम के बारे में पढ़ा, पुलिस सिस्टम किस किस डिपार्टमेंट में है, क्या क्या इसके थ्योरीज थी, क्या क्या इसके प्रोसीजर्स थे। फिर इसके बाद हमने पढ़ा क्रिमिनल लॉज रिलेटिंग टू प्रोटेक्शन ऑफ एक्यूज, यानी एक्यूज को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या क्रिमिनल लॉ लगाए गए हैं, ठीक है ना। जैसे जिसमें डबल जियोपार्डी हमने पढ़ा, प्रेजेंट कर सकता है एविडेंस को, खुद एविडेंस नहीं बन सकता है, डिमांड कर सकता है किसी को एविडेंस के लिए, या फिर एक सेफ्टी प्रोवाइड करवा सकता है, ठीक है ना। इसके बाद देखो आप, हम नेक्स्ट क्लास में बेटा यूनिट 4 और 5 से स्टार्ट करेंगे। कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं सीमा देवेंद्र आप, अभी क्लास एंड नहीं हुई है। कंपनी लॉ से रिलेटेड अभी कुछ पढ़ाई स्टार्ट की कंपनी लॉ या उसकी, कि कुछ भी स्टार्ट नहीं किया अभी? हाँ बेटा बोलो। नहीं पढ़ रहे हैं सर, वीडियो देखते हैं। अब सीमा मैम जितना तो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सुबह 9:30 से 7 बजे तक तो ऑफिस में ही रहते हैं। आप कैसे पढ़ रहे हो सीमा? सर देखिए, मेरे लिए तो ना ये सब कॉम्प्लेक्स है, मुझे इन सब बातों का पता ही नहीं था, तो थोड़ा बहुत देखना ही पड़ता है मुझे। नॉलेज देवेंद्र जी जैसी तो है नहीं बस पढ़ लेते हैं थोड़ा, और वीडियोस नहीं देख मैडम, ये लेती हूँ चूंकि थोड़ा बहुत। लाइफ में इतना सब चलता रहता है, हम लोग तो डिपार्टमेंट में सब होता रहता है, तो हाँ, ये सब वही है तो ना कि वो है। डे टू डे एक्सपीरियंसेस से भी आपको पता लगता है ना। हाँ, उस वो चीजें हैं, लेकिन जो जो चीजें क्वेश्चन के रूप में आती है उसके लिए तो भाई आपको बुकिश नॉलेज होना जरूरी है। हाँ जी, हाँ जी, वो तो है, थोड़ा तो पढ़ना ही प्रैक्टिकल पड़ता का है। तो ज्ञान है, लेकिन वो हाँ जी, वो बुकिश वो नॉलेज अच्छी होगा तो बात है, मार्क्स में कर। वो काम हाँ आएगा आपके ना, बहुत काम आएगा। हाँ हाँ। जैसे तो सीमा आपको बुकिश पिछली क्लास में, मतलब पिछले जो एलएलबी सेकंड में बैक किया है बेटा किसी में? सर वो टॉपर हैं। क्या कह रहे हो, हम्म। कोई टॉपर है? इतने तो मार्क्स नहीं आए सर कि टॉपर हो नहीं, हमारे तरफ से जाएंगे टॉप, हमारे तरफ से सीनियर भी है सब में, हम लोगों में, और टॉपर भी है मैडम। दिस इज योर ग्रेटनेस, थैंक यू नहीं मैडम, ऐसा हम लोग मानते हैं, दिल से मानते हैं। थैंक यू। अच्छी बात है। तो अब स्टार्ट कर दो पढ़ाई, क्योंकि जुलाई से फिर एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, फिर दिक्कत हो जाएगी। जो एलएलबी सेकंड ईयर था देवेंद्र, उसमें सबसे कठिन कौन सा एग्जाम लगा था आपको? सिविल प्रोसीजर कोड ही लगा था कि ज्यूरिस्प्रूडेंस सर वगैरह? हमारा तो दोनों साल 50% सबसे कम मार्क्स आया कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में ही। आपका या तो यूं सीमा कहिए कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट उसको में ठीक कब से आए थे? शायद ठीक से पढ़ा नहीं होगा मेरा, जबकि उसमें लोगों के अच्छे मार्क्स आए, लेकिन मैं चूंकि ढंग से पढ़ नहीं पाया, कवर नहीं कर पाया, तो शायद उसमें मेरे मार्क्स सबसे कम रहे। 50-50 दोनों साल मेरे रहे। हम्म। आपके कितने आए थे सीमा उसमें कॉन्ट्रैक्ट में? सर अब तो याद ही नहीं है। मतलब कम किस में थे, कुछ तो याद होगा। कम मार्क्स तो सर मेरे इस बार तो सीपीसी में आए थे, मैं कहीं चली गई थी, कोई डेथ हो गई थी फैमिली में, तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ पाई थी, बस जो पहले पढ़ा था उसके बेस पे पेपर दिया था। हम्म। और टैक्सेशन लॉ में न्यूमेरिकल क्वेश्चन आए थे बेटे की थ्योरी पूछा था बस? थ्योरी था सर, सेक्शंस थे बहुत सारे। सेक्शन नहीं थे, कुछ प्रैक्टिकल कुछ नहीं पूछा था बेटे, जैसे कोई नहीं, सैलरी प्रैक्टिकल और वर्टिकल नहीं प्रॉपर्टी? था।
प्रैक्टिकल कुछ नहीं था सर, प्रैक्टिकल आसान रहेगा सा पेपर। आसान था पेपर। हम्म, ठीक है बेटा, सही। और जूरिस्प्रूडेंस में ज्यादा वो पूछे थे आपसे ऑथर के नेम। हाँ जी सर, वो डिफिकल्ट था पेपर। अगर हो तो बेटा पेपर प्रोवाइड कर, पीडीएफ बना के देवेंद्र। ठीक है पेपर सर। रखे हैं पूरा, अगर हो तो पेपर पड़े पुराने होंगे सर, याद पेपर कहीं पड़े होंगे, ढूंढने से मिल जाएंगे सर। ढूंढने पे एक बार प्रोवाइड कर दो, उसका पीडीएफ बना दो स्कैनर से और मेरे को भिजवा दो किसी तरह। ठीक है सर। ठीक है। और कोई डाउट है सीमा देवेंद्र आपके? क्योंकि यार अभी क्या बोरियत से लग रही है ना, आप भी बोर से हो रहे नहीं सर, होगे। बाकी सर ये वो थर्ड ईयर वाला क्वेश्चन जरा पेपर्स हमें भी थर्ड भेज ईयर वाला दीजिए सर। क्वेश्चन हाँ पेपर पता कराइए हाँ सर। हाँ, पक्का पक्का। वो हाँ संजय से पक्का नहीं, बेटा। बल्कि क्वेश्चन पेपर देने वाले हम ही लोग जैसे कोई मिल जाए बाय द वे, जिनको आपने थर्ड ईयर में पढ़ाया हो, संपर्क करिए, थोड़ा रिक्वेस्ट करने शायद दे दे वो। बोलता हूँ मैंने, देखो बेटा मैं तो बोलता ही। अब बच्चे बेवकूफ होते हैं, वो देते ही नहीं थोड़े से। अब मैं क्या करूँ? अभी तो बेटा टीचर हूँ मैं, घर में घुस के तो मैं पढ़ ले नहीं सकता उसके। अब मैं डेली बोलता हूँ हर क्लास में। नहीं, वो तो क्लास वाले नहीं होंगे ना, तो पास आउट हो गए होंगे ना वो लोग। हाँ 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 हाँ, पास आउट उन्हीं को बोला है मैंने। मैडम के थ्रू बुलाया, देखते हैं। इससे बोलता हूँ। और कोई डाउट है बेटा? आज की क्लास वैसे बोरियत लगी कि नहीं लगी सीमा देवेंद्र? हाँ नहीं बेटा। सर, ऐसा नहीं, इंटरेस्टिंग है सर, थोड़ा क्रिमिनोलॉजी। ये मुझे लगता है ये लॉ से ज्यादा पुलिसिंग सिस्टम के लिए जरूरी पेपर है ये। पुलिसिंग नहीं नहीं, देखो मैं बताता हूँ। जो आपका ये जो एलएलबी थर्ड ईयर है ना, ये पूरा का पूरा किस पे बेस्ड है आपका? क्या कहते हैं, थ्योरी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है बेटा, इसी के लिए आपको थोड़ा अजीब सा लग रहा है पेपर। ठीक है ना? अभी जो सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे ना, जैसे एनवायरमेंटल लॉ आएगा, तो वो भी आपका थ्योरी बेस्ड है। तो थ्योरी बेस्ड है चीजें, ऐसी नहीं कि थ्योरी बेस्ड नहीं है। और बताओ, कोई डाउट है बेटा किसी का? रहे सर, ठीक है। तो आज की क्लास को इतना रखें बेटा, हम बताओ। हाँ जी सर, सीमा सर, ठीक है देवेंद्र, सर। थैंक यू। ठीक है ना? हाँ, ठीक है बेटा, जा सकते हो आप फिर। बाय बाय नेक्स्ट सर। संडे मिलते हैं। बाय बेटा, बाय। मोबाइल छोड़ गए थे किसी बच्चे का? इधर